कि और बड़ी खबर, महाराष्ट्र में भी बहुमत, महायुति को रुझानों में महाराष्ट्र में भी बहुमत। तहसीन पुनावाला कह रहे हैं ये तो अर्ली है। हाँ, ये बात सही है, ये अर्ली है। अभी कछुआ तेजी पकड़ेगा, खरगोश सोएगा, ये हो सकता है। लेकिन अर्ली का चुनाव परिणाम बता रहे हैं। लेकिन आप देखिए महाराष्ट्र में भी रुझानों में, कम से कम शुरुआती रुझानों में बीजेपी गठबंधन की सरकार दिख रही है। झारखंड में शुरुआती रुझानों में बीजेपी गठबंधन की सरकार दिख रही है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी गठबंधन जो है वो 6-3 की मैसिव लीड लिए हुए है। ये तीनों जगहों से जो इंडिया अलायंस है उसके लिए झटके की खबर आ रही है। अब तहसीन पूनावाला, आप बोलिए। नहीं, महाराष्ट्र की अगर बात करूं तो पूरा माहौल बना था कि कांग्रेस और महाविकास आघाड़ी जीत जाए, तो उनको इस बात पर सोचना चाहिए कि जिन लोगों को कुछ टिकटें दी, जिन लोगों ने जाकर कुछ लोगों से, ऐसे लोगों से मुलाकात की जिससे जो बीजेपी का पोलराइजेशन हो गया, वो वर्टिड था या नहीं, ये इनको सोचना चाहिए। इस पर उनको आत्मचिंतन करनी चाहिए। अच्छा, हमारे साथ प्रवीण कुंते पाटिल भी जुड़ गए हैं, शरद पवार वाली एनसीपी के प्रवक्ता हैं, और हमारे साथ राजू वाघमरे भी हैं जो कि शिवसेना शिंदे गुट के प्रवक्ता हैं। आप अच्छा, एक बार पहले प्रवीण कुंते जी के पास चलते हैं। प्रवीण भाई, ये 145 बीजेपी गठबंधन दिख रही है और महाविकास आघाड़ी 129 पर। आप लोगों को अभी उम्मीद है कि ये आंकड़ा पलटेगा और कहां पर जाकर रुकेगा? सर आप म्यूट हैं। हेलो, हाँ अब बोलिए सर। हम मानते हैं कि पूरी तरह से शुरुआती रुझान है, और जिस तरह का हम लोगों ने महाराष्ट्र के चुनाव कैंपेन में माहौल देखा था, ये पूरी तरह से महायुति की सरकार के खिलाफ रहा है। जिस तरह से महाराष्ट्र के किसानों में डिस्ट्रेस रहा है, चाहे वो सोयाबीन का मुद्दा हो या कपास का मुद्दा हो या महाराष्ट्र की कानून व्यवस्था का मुद्दा हो, तमाम जिस तरह से महाराष्ट्र में चुनाव कैंपेन के दौरान पूरी तरह से हमें महायुति के खिलाफ में माहौल नजर आया। हमें निश्चित उम्मीद है 1-1.5 घंटे के बाद में आपको रुझान बदलते नजर आएंगे। सर अगर ये रुझान नहीं बदले तो क्या ये नतीजे साबित करेंगे कि असली एनसीपी अजीत पवार वाली है? नहीं, देखिए, असली एनसीपी कौन है इसका फैसला तो पिछले लोकसभा के चुनाव में हो चुका है, और जहां तक महाराष्ट्र में पवार साहब ही सबसे एक प्रबल नेता रहे हैं। एनसीपी का मतलब शरद पवार है और शरद पवार का मतलब एनसीपी है। ठीक है, दो बड़ी खबरें आपको बता दूं। उत्तर प्रदेश में उलटफेर हो रहा है, बीजेपी गठबंधन 5 सपा 4। लेकिन इस बीच अखिलेश यादव ने बड़ा आरोप लगा दिया है। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि मतगणना का डेटा वेबसाइट पर अपलोड नहीं हो रहा है। हालांकि इस बात की सफाई इलेक्शन कमीशन पहले भी दे चुका है कि हर घंटे जो है वो डेटा अपलोड करते हैं वो, और उस बीच में ये कहना कि डेटा अपलोड नहीं हो रहा है इसका कोई मतलब नहीं है। फराज भाई, 5-4 का आंकड़ा दिख रहा है, फिर वही बात शुरू हो गई कि डेटा अपलोड नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है। देखिए क्या है सुशांत जी, कि हम एक पॉलिटिकल पार्टी हैं और ऑपोजिशन में हैं। जैसे आपने देखा होगा कि जब पुलिस ने लाठीचार्ज शुरू की, पिस्तौल ताननी शुरू की, तो जाहिर सी बात है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो हैं वो उस मुद्दों को उठाएंगे। यही लोकतंत्र की खूबसूरती है। अगर कुछ ऐसा हो रहा है नहीं सर, ये लोकतंत्र की खूबसूरती नहीं है कि आप पब्लिक के मन में डाउट भर दें क्योंकि आप विपक्ष में बैठे हैं। ये गलत बात आप कह रहे हैं। राज भाई, आप अच्छी सीधी बात करते हैं, ये आप गलत डिफेंड कर रहे हैं। देखिए सुशांत जी, क्या ये प्रूफ हो गया है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी आज तक तो ये भी प्रूफ नहीं हुआ है कि ईवीएम हैक होता है। हैकाथॉन हुआ, आप लोग गए नहीं उसमें, जाके कर ना देते हैक। नहीं, देखिए अभी जो बात हो रही है यहाँ पर, आप हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बोल रहे हैं कि डेटा नहीं अपलोड हो रहा है, तो कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन बोल चुका है कि हर घंटे डेटा अपलोड होता है। सर हमारा, मैं बस इतना कहता हूं सर कि आपकी पार्टी हारे जीते, दोनों में जो है ना देश सर्वोपरि रहना चाहिए। सिस्टम को कोलैप्स करके क्या फायदा? आप जीते तो कहें कि वाह वाह बहुत बढ़िया, हमने योगी को हरा दिया। आप हारने लगे तो कहे कि इलेक्शन कमीशन बेकार, प्रशासन बेकार। ये ठीक नहीं है ना सर। देखिए सुशांत जी क्या है कि जैसे हम अक्सर बोलते हैं कि टाइम्स नाउ पर जो डेटा दिखाया जाता है वो बड़ा अच्छा डेटा होता है। वो इसलिए हम बोलते हैं कि आपकी क्रेडिबिलिटी पास्ट परफॉर्मेंस के हिसाब से जनता जज करती है। ये हम भी बोलते हैं कि आपके चैनल पर जो डेटा दिख रहा है वो क्लोज, कहीं ना कहीं क्लोज है। वैसे ही भारतीय जनता पार्टी की जो क्रेडिबिलिटी है वो चंडीगढ़ मॉडल से प्रूफ हो चुकी है, जहां पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि इट्स अ मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी। तो ये हम तो बोल नहीं रहे। तो भारतीय जनता पार्टी चंडीगढ़ में ईवीएम नहीं ना था सर,
चंडीगढ़ में वही बैलेट पेपर था जो आप चाहते हैं। यही दैट इज वाई वी रिकमेंड कि ईवीएम से इलेक्शन नहीं होना चाहिए, कि ईवीएम से नहीं था तो पकड़ा गया। अरे भाई ईवीएम से नहीं था तो गुंजाइश थी बैलेट पेपर में घपला करने की, इसलिए बैलेट पेपर नहीं होना चाहिए। आप तो उल्टी बात कर रहे हैं। बैलेट पेपर था तो पकड़ा गया, ईवीएम होता तो पकड़ा भी नहीं जाता। खैर छोड़िए, दूसरी बात अभी आज के एक मिनट रुकिए, अब तहसीन पूनावाला समझाइए हाउ इज राइट। क्योंकि आपने एक बात कही, एक सेकंड, आपने एक बात कही कि हैकाथॉन में चांस दिया गया था। उस हैकाथॉन में सारे मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट या विधायक थे, सिर्फ मैं ही एक इनवाइट किया गया था जो नहीं था। हम उसको हैक करने वाले थे, उन्होंने हमें मौका नहीं दिया और प्रेस रिलीज निकाल दिया। हैकाथॉन नहीं हुआ, उन्होंने हमें कहा आप हैक कीजिए बिना छुए। बिना छुए कैसे हैक होता है? जब हैकर्स आ गए। एक मिनट, बिना छुए ही हैक होता है बॉस। एक मिनट, आपको क्या, एक मिनट, आपको एक मिनट, आपको एक मिनट सुनिए सर, क्या बात कर रहे हैं आप? आप कह रहे हैं बीच में गूगल का सर्वर जो है वो डाउन हुआ, तो वो जितने लोग गए थे हैक करने के लिए गूगल के सर्वर रूम में घुसे थे। क्या बात कर रहे हैं सर आप? जवाब दे रहा हूं। आप अगर आप मुझे इजाजत दें, भारतीय ईवीएम्स किसी भी एक्सटर्नल डिवाइसेस से जुड़े हुए नहीं है। उसकी जो हैकिंग होती है वो छूकर होती है। मैं इसके आपकी बात समझा देता हूं आपके दर्शकों को। ये कैलकुलेटर के समान है। तो आप सोच लीजिए, आपने 3 का बटन निकाल दिया, उधर 2 का बटन डाल दिया, तो आप 2 + 2 करोगे, आपको आएगा 4, आपको आना चाहिए 4 रिजल्ट, पर आएगा 5, क्योंकि वो 3 का बटन है, आपने उसको चेंज किया। भारतीय ईवीएम कैलकुलेटर की तरह है। इसके समझिए एक मिनट और समझिए कि उसको एक मिनट, तहसीन पूनावाला, आप जो कह रहे हैं वो बहुत गलत बात कह रहे हैं। नहीं, मैं बिल्कुल नहीं, मैं आपको साबित कर रहा हूं, मैं आपको साबित कर रहा हूं सर, मैं आपको साबित कर रहा हूं। एक मिनट, पहली बात तो आप ये मान रहे हैं कि जो भी घपला होगा ईवीएम में छू कर होगा। हर जगह छू कर होगा। आप कह रहे हैं बटन चेंज कर दिया। बटन में एक एग्जांपल, अरे एग्जांपल दिया, जो भी दिया बॉस, मैं आपसे ये कह रहा हूं, मैं आपको प्रक्रिया बता रहा हूं। अगर आपको नहीं पता तो जानना चाहिए, और पता है तब आप ऐसा बोल रहे हैं तो आप बहुत गलत कर रहे हैं। प्रक्रिया ये है हैक हो सकता है सर, प्रक्रिया इलेक्ट्रॉनिक मशीन हैक हो सकती है। वोटिंग शुरू होने के पहले मॉक वोटिंग होती है। सारे पॉलिटिकल पार्टीज के एजेंट के सामने मॉक वोटिंग करके 50 से ज्यादा वोट डाल के दिखाया जाता है, और उसके बाद वोटिंग शुरू होती है। सारे लोग सिग्नेचर करते हैं, मशीन ठीक काम कर रही है। उसके बाद जब मशीन पैक होती है, सारे लोगों के सिग्नेचर होते हैं, सील लगता है। कहां पर चेंज हो गया बताइए? मैं आपको बताता हूं 2 चीज, आप मुझे इंटरप्ट मत करना। जितने भी वोट्स में एक्स्ट्रा वोट गलती से आते हैं, जो इलेक्शन कमीशन खुद मानता है ये एक फंक्शनल प्रॉब्लम है, नॉट हैकिंग, जो इलेक्शन कमीशन कहता है। हमेशा एक्स्ट्रा वोट बीजेपी का क्यों होता है? कभी सपा का नहीं निकलता, कांग्रेस का। एक सेकेंड। दूसरी चीज, उत्तराखंड में खुद माना गया, उत्तराखंड हाईकोर्ट द्वारा वो केस, वो जो कांग्रेस के वहां पे जो मिनिस्टर थे वो आए थे, हमने वो केस लेकर गए कि ईवीएम्स चेंज हुए थे। जो ईवीएम पे वोटिंग हुआ, जो निकले वो अलग थे। हाईकोर्ट ने माना उत्तराखंड में। उसके बाद उसका कब किया भाई? एक सेकंड बिल्कुल नहीं, सुनिए नहीं, आप गलत नहीं, सीधी बात, कैटेगोरिकली मैं कह रहा हूं, आप झूठ, मैं आपको बता रहा हूं, आप झूठ बोल रहे हैं, गलत बात कर रहे हैं। कोर्ट को आधार बना के सुनिए, 24 से ज्यादा इस पर याचिका सुप्रीम कोर्ट ने संपूर्ण जांच के बाद खारिज की है। हाई कोर्टों ने तहसीन पूनावाला, आप झूठ बोल रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात, एक सेकंड, देश में मैं आपको बता अविश्वास तहसीन पूनावाला से एक ही क्वेश्चन है, क्रिमिनल एक्ट है। तहसीन पूनावाला से एक ही क्वेश्चन है, वायनाड में भी हैक हो रहा है क्या? वायनाड में देखिए सुशांत, वायनाड में क्या हो रहा है? ऐसे नहीं होता है, हर जगह ऐसे नहीं होता है। हर जगह पॉसिबल नहीं होता। कहां पॉसिबल होता है? हिमाचल में नहीं हुआ पॉसिबल। मैं दर्शकों के लिए यह भी बता दूं राजगोपालन सर, 2000 एक मिनट सुनिए, मैं आपको बता 2017 के इलेक्शन में उत्तराखंड में 8 ईवीएम, विकासनगर 4 ईवीएम, मसूरी और राजपुर में डिफरेंट पाए गए पोलिंग और काउंटिंग में। यह हाईकोर्ट उत्तराखंड ने वेरीफाइड किया 1 रैंडम ईवीएम को कट्टा-पट्टर पोलिंग स्टेशन में। या झूठ, ट्वीट बता रहा अरे मैं आपको, अरे हमारे बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल मैं देश, अरे भाई मैं आपको डेटा के सामने कौन सा है ये केस हम लोग ने किया, न भारत का केस। र्यूमर मॉन्गरिंग जो है, अरे हाईकोर्ट का मैं र्यूमर मॉन्गरिंग कर रहा हूं, मैं आपको हाईकोर्ट का कर रहा हूं। में चीजें ले जाते हैं, हाईकोर्ट में जाते हैं, तो इसको सुप्रीम कोर्ट में क्यों नहीं रखा? सुप्रीम कोर्ट ना प्रभात जी वहां के मिनिस्टर थे कांग्रेस के ना। अरे मैं आपको नाम बता रहा हूं मिनिस्टर के, ऐसा कोई, तो आप ही चिल्लाइए। सुनिए, मैंने रूलिंग बताया आपको, ऐसा कोई वर्डिक्ट नहीं है 217 में, कोई वर्डिक्ट नहीं है। आपको अगर मेरी बात नहीं आने, आप बोल दीजिए
उसके बाद मैं आपको आप लगातार बोल रहे हैं, आप चैलेंज करता हूं कि 2017 का आप तहसीन पूनावाला, तहसीन पूनावाला, मैं ये कह रहा हूं, तहसीन पूनावाला, तहसीन पूनावाला, तहसीन पूनावाला, सुनिए ना, तहसीन पूनावाला, तहसीन पूनावाला, न प्रभात कांग्रेस, तहसीन पूनावाला, तहसीन पूनावाला, मैं ये कह रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई थी, वहां से क्लियर क्लीन चिट मिली, वहां आपने क्यों नहीं साबित कर दिया कि हैक होता है, करके दिखाते? मैटर उत्तराखंड हाई कोर्ट में। मैं आपसे कह रहा हूं, आप सुप्रीम कोर्ट में करके दिखाते हैं। गलत बात कर रहे हैं आप, गलत बात कर रहे हैं आप। मुझे दिग्विजय सिंह कौन सा ईवीएम कहां जाएगा ये भी किसी को नहीं पता होता, रैंडमली जाता है। आप लोग गलत बात करते हैं बहुत। हाईकोर्ट का बताया। अरे भाई, मैं आपको सुप्रीम कोर्ट का बता रहा हूं, सारे वीवी मत मानो, वो आपके अधिकार है। नहीं, आप मत मानो, आपके अधिकार है। मैं आपको मैं न मानूं, ये मेरा अधिकार तो है, लेकिन आप झूठ फैलाएं ये आपका अधिकार नहीं है ना। हाईकोर्ट ने अरे भाई, मैं आपको सुप्रीम कोर्ट का रूलिंग बता रहा हूं, आप करते ना, बताते वहां पर। भाई मैं बता रहा हूं जो इस वक्त मैटर हाईकोर्ट में सब जुड़े थे, कांग्रेस के मिनिस्टर। बोलिए राजगोपाल। तहसीन पूनावाला विकास दोस्त है, ये कांग्रेस का विरोधी है, लेकिन मुझे लगता है विरोधी है और क्या विरोधी है, ये बिल्कुल विरोधी है। जो इधर से बैठे थे सुप्रिया सिंह आटे, उनको प्रवक्ता करने में इनको नफरत है। दूसरी चाचा ये देखो, अरे बिल्कुल पत्रकार को आप प्रवक्ता बन जाते हैं, क्या बात है। अच्छा सुनिए, वायनाड में जिसको बनना है सुनो। अच्छा सर, राजगोपालन सर, एक मिनट सुनिए, वायनाड में क्या 75,000 वोट मिला है, ये ईवीएम खराब है क्या? नहीं, एक मिनट सुनिए, मैं ये कह रहा हूँ, ये ईवीएम की बहस में जाने का कोई फायदा नहीं, ये मानेंगे नहीं, और जिनको मानना है वो मान चुके हैं। दूसरे सुनिए, मेरी बात सुनिए, अरे सुनिए, ये बिना बेवजह की बहस में, बेवजह क्यों? बेवजह इसलिए क्योंकि आप जो कह रहे हैं वो गलत है, मैं नहीं मानूंगा। आप मत मानिए, वो आपका अधिकार है। देश भी नहीं मानता, आप इसको प्रूव नहीं कर पाए। 40 याचिकाएं खारिज की है सर, लास्ट याचिका इस बार जो है। मैं मानता हूं इस बात। अच्छा सुनिए ना सर, इस बीच अरे तहसीन, आपके काम की बात बता रहा हूं, सुनिए, एक विषय आपके काम की बात बता रहा हूं, सुनिए, आपके काम की बात बता रहा हूं। तहसीन कुछ और बात कह रहा हूं। तहसीन पूनावाला, आप मुझे बोलने देंगे 10 सेकंड। अरे नहीं, 10 सेकंड नहीं, 10 सेकंड के बाद नहीं दूंगा, 10 सेकंड, 10 सेकंड चाहिए, सिर्फ 10 सेकंड। मैं ये नहीं कह रहा हूं अब ईवीएम को हटना चाहिए, वो अब पॉसिबल नहीं इस देश में। मैं ये कह रहा हूं कि सभी वीवीपैट को गिनना चाहिए, सभी को। हर वीवीपैट पे बारकोड होना चाहिए, किस ईवीएम से आया। तीसरी बात, वीवीपैट के इंक डिसअपीयर नहीं होना चाहिए। इसमें क्या गलत मैं कह रहा हूं? और इस सवाल का जवाब दीजिए, जब भी एक्स्ट्रा वोट निकलते हो भाजपा के क्यों निकलते हैं? कांग्रेस, सपा, आम आदमी के। ये भी आप गलत बात कर रहे हैं, जब निकलती है बीजेपी की निकलती है, ये आप गलत कह रहे हैं। दूसरी बात, आपके लिए अच्छी खबर बता रहा हूं, झारखंड में उलटफेर हो गया, आप देख नहीं रहे। देख रहा हूं, 80 सीटों के रुझान आए हैं, जेएमएम 39, बीजेपी गठबंधन 40। बता रहा हूं, ऐसी नेक टू नेक फाइट हो गई है झारखंड में। जो उलटफेर की बात प्रेम कुमार जी कह रहे हैं, प्रेम कुमार जी, क्या उसी दिशा में ये बढ़ रहा है चुनाव? एक्चुअली आपका पूरा 81 फिगर आया नहीं, और अभी जैसे 81 में 80 आया तो फिगर आपको चेंज नज़र आ रहा है। मुझे पहले से जानकारी मिल रही थी कि झारखंड में जेएमएम गठबंधन जो है, इंडिया गठबंधन, करीब 43-44 सीट पर आगे थी, तो वो वही सिचुएशन अभी लगभग ठीक हुई है। और मैं ये भी कह रहा हूँ, महाराष्ट्र के बारे में भी आपको कह रहा हूँ कि हम थोड़ी देर बाद देखेंगे कि महाराष्ट्र और झारखंड दोनों ही जगह आपको इंडिया गठबंधन ही आगे दिखेगा, क्योंकि महाराष्ट्र से भी वैसे ही संकेत मिल रहे हैं। महाराष्ट्र में भी नेक टू नेक पर आ गया है मामला अभी। ठीक है जी। तो आप देखिए, तस्वीर ये निकल कर आ रही है कि झारखंड में बहुत क्लोज फाइट, बीजेपी गठबंधन 80 सीटों के रुझानों में बहुमत पर है, लेकिन जेएमएम 38 पे खड़ी है। और अभी ईवीएम से जब काउंटिंग हो रही है तो यह आंकड़ा बदल सकता है। महाराष्ट्र में आप देखिए, बीजेपी गठबंधन की लीड बढ़ती जा रही है, अब वो 148 पर है, कांग्रेस गठबंधन 129 पर है। वहां पर थोड़ी जो है वो थोड़ा गैप दिख रहा है दोनों के बीच, लेकिन झारखंड में तो भैया एकदम क्लोज मामला है। और उत्तर प्रदेश फिर 7-2 हो गया है। विवेक जी, आपको लग रहा है कि महाराष्ट्र में उलटफेर की कोई गुंजाइश बची है? नहीं, बिल्कुल बची है, ऐसा नहीं है। अभी ये है रुझान, अभी घंटे के बाद ही बात पूरी क्लियर हो पाएगी। करीब 10:30-11 बजे तक ही फाइनल पिक्चर सामने आएगी, और मेरे ख्याल से यूपी के अंदर भी ये 7-2 नहीं रहेगा। व्हाट आई फील, इतना नहीं है, यूपी के अंदर भी कड़ा मुकाबला रहेगा मेरे हिसाब से। अगर रियलिस्टिकली देखूं, मैं बायस ना रहूं समाजवादी पार्टी के प्रति, जो कि मेरे अंदर एक इंटेंशन रहती है, तो ये आपका देखिए एक और बड़ी खबर, सीसामऊ में बीजेपी तीसरे राउंड में भी आगे है। कुंदरकी में बीजेपी को बड़ी बढ़त मिल रही है, ये बहुत बड़ी खबर। कुंदरकी में बीजेपी को बड़ी बढ़त मिल रही है। वो कुंदरकी जहां पर हमने सुबह भी बात की थी, बार बार कहा जा रहा है कि रामवीर सिंह
जो बीजेपी के प्रत्याशी है वहां पर उन्होंने लगातार काम किया है और इसलिए उन्हें मुसलमानों के भी वोट मिले हैं, ये वहां से फीडबैक मिल रहा था। और इसलिए अगर आप कुंदरकी में देखेंगे तो वहां पर बढ़त दिख रही है बीजेपी को। बिहार उपचुनाव से चौंकाने वाली खबर आ रही है, जरा उसके बारे में बताइए। रामगढ़ में मायावती पार्टी आगे चल रही है। रामगढ़ उपचुनाव में आरजेडी तीसरे नंबर पर। तो ये बड़ा उलटफेर बिहार उपचुनाव में, जहां पर आरजेडी तीसरे नंबर पर चली गई है और मायावती की पार्टी रामगढ़ में जो है वो लीड कर रही है। तो कई जगहों पर उपचुनाव हुए हैं, बंगाल में भी हुए हैं, वहां से भी जो रुझान आएगा आपको बताऊंगा। लेकिन विजय शर्मा जी, आपके लिए झारखंड अभी भी टफ फाइट बना हुआ है बॉस, 41-38। और जैसे ऐसा लग रहा है कि चारू प्रज्ञा हमारे साथ जुड़ गई हैं। चारू प्रज्ञा जी, झारखंड में बहुत क्लोज फाइट लग रही है और वहां महिलाओं ने, ऐसा लग रहा है कि जेएमएम को नकारा नहीं है। जो उनकी योजना चल रही थी, आपकी लाडकी बहन जैसी योजना जो महाराष्ट्र में चल रही है वैसी। नमस्ते शशांक जी, अभी तो सुबह के 9:30 ही बजे हैं। आप अभी से नतीजे मत डिक्लेयर करिए, थोड़ा सा इंतजार और कर लेते हैं। महाराष्ट्र वाला भी नहीं करें? क्योंकि मैं आज से नहीं, एग्जिट पोल्स के भी पहले से नहीं, महाराष्ट्र वाला भी मत करिए, आप रुक जाइए, दोनों के लिए रुक जाइए। बात यह है कि जीतेगा वो जो जनहित में होगा, और जनहित में इस समय केवल भारतीय जनता पार्टी और उनके अलायंस पार्टनर्स है। महाराष्ट्र में वो महायुति हुई और झारखंड में इस बार मुझे पूरा यकीन है कि हमारी पार्टी ही जीत कर आएगी, क्योंकि झारखंड का मिसमैनेजमेंट इतना ज़्यादा हो गया है, तमाशा बना के रख दिया है। आप जिस भी हिसाब से देखिए, चाहे वहाँ की हमारी बेटियों की सुरक्षा की बात हो, या वहाँ के जंगल और ज़मीन की बात हो, वहाँ के पानी की, जल की बात हो, झारखंड का तमाशा अब खत्म होने आ रहा है। और झारखंड 1 घंटा 1.5 घंटा और दे दीजिए, थोड़े समय ठीक है। एक और बड़ी खबर बता दूं, केदारनाथ उपचुनाव में बीजेपी 1,500 वोट से आगे चल रही है। ये बड़ी खबर, केदारनाथ उपचुनाव, वहां पर बीजेपी 1,500 वोट से आगे है। लेकिन इस वक्त अभी भी कुछ भी कहना मुश्किल है। बीजेपी दावा कर रही है यही नतीजों में कन्वर्ट होगा। जो अपोजिशन है उसका कहना है कि अभी रुकिए, ईवीएम जो है सारा बीजेपी का जोश ठंडा कर देगा और ये सारा मामला पलट जाएगा। चारू प्रज्ञा, ये भी बताइए कि फराज भाई हमारे साथ हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, वो कह रहे हैं कि 5-4 भी अगर हो गया तो योगी जी की कुर्सी खतरे में आ जाएगी। जी देखिए, फराज भाई तो चाहेंगे कि वो इस तरीके के इस समय डिस्कशंस करें। बात ये है कि पहली बात तो 4-5 का डिफरेंस नहीं रहेगा। मेरा मानना ये है कि खराब हालत में हम कम से कम 7 सीटें जीतेंगे और अच्छा रहा तो 9 की 9 सीटें जीतेंगे। और उसका रीज़न ये है कि जिस तरीके से झूठ फैलाया गया था लोकसभा चुनाव के पहले, जिस तरीके से गलत नैरेटिव फैलाया गया था, जिस तरीके से संविधान की बात हुई थी, आरक्षण की बात हुई थी, एक बहुत नेगेटिव तरीके से, उसके बाद अगर आप देश के किसी भी कोने में देखेंगे, भारतीय जनता पार्टी का वोट शेयर बढ़ा है, क्योंकि जनता को ये समझ में आ गया है कि विपक्ष अपने फायदे के लिए झूठ फैला रहा था, एक गलत नैरेटिव फैला रहा था। तो अब उस नैरेटिव को इतने महीनों में आराम मिल गया है और इस बार ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। राजगोपालन सर, क्या ये जो बात कह रही है चारू प्रज्ञा, आप इससे इत्तेफाक रखते हैं कि जो लोकसभा में एक फेक नैरेटिव गढ़ा गया कि संविधान खत्म कर देंगे मोदी, आरक्षण खत्म कर देंगे मोदी, वो पिछले 6 महीने में पब्लिक को समझ में आ गया कि ये झूठ था, हमारा जो है वो काटा गया है। तो ये उसकी वजह से भी बीजेपी रिकवर कर पा रही है? सुशांत बाबू, एक सचमुच अंदर की बात, सीक्रेट बात ये है, आरएसएस वीएचपी ने जमीन पर उतर के काम किया है बीजेपी के साथ। ये लोकसभा में नहीं हुआ है, ये दुर्भाग्य चीज है। ये चारू प्रज्ञा बोलेगी नहीं बोलेगी, मैं खुद बोलने को तैयार हूँ। मतलब आप जेपी नड्डा को समझ में आ रहा है कि आरएसएस की जरूरत है? जेपी नड्डा तो छोड़ दीजिए, उन्होंने गलत बयान दिया करके भी स्टेटमेंट दे दिया। आखिर में 6 महीने का अंदर अंतर लेके आने में बीजेपी कामयाब हो गया है। उसको दूसरी नेगेटिव चीज में देखोगे, कांग्रेस का एकदम मुंडन हो गया, मुस्लिम पार्टी हो गया, वामपंथी पार्टी हो गया। तसीम वाला मुझे तारीफ करेगा, गाली देगा, पता नहीं है, लेकिन सुनो तसीम बाबू, मुझे आप गाली दे दोगे, कांग्रेस तो एकदम छोट हो गया है, कांग्रेस तो लेफ्ट पार्टी हो गया है, कांग्रेस तो एकदम सफाई हो गया है। देखिए, बोलते महाराष्ट्र में बीजेपी गठबंधन 150 पे पहुंच गया है। बीजेपी गठबंधन महाराष्ट्र में
साइट पर मैं जो है वोट का आंकड़ा दे रहा हूं, उससे बहुत चीज स्पष्ट होगी। महाराष्ट्र में भाजपा का वोट परसेंट है 22.4, 22.4। कांग्रेस का है 9.89, 9.89। जरा ध्यान से देखिए। शिवसेना का 12.24। कौन शिवसेना? ये दोनों, शिवसेना का भी और उद्धव का भी, दोनों का बराबर है 12.24। ठीक है। राकपा अजीत पवार, ये महत्वपूर्ण है, 14.15 और राकपा शरद पवार 12.34। ओ हो ये बड़ी difference खबर है भाई, वोट का। बड़ी खबर है। हमारे साथ जो है प्रवीण कुंते पाटिल जुड़े हुए हैं, शरद पवार की एनसीपी के प्रवक्ता हैं। प्रवीण भाई, अजीत पवार वाली एनसीपी को 14% से ज्यादा वोट मिलता दिख रहा है और शरद पवार वाली एनसीपी, आपकी एनसीपी को 12%। देखिए, जहां से वोट ऑफ परसेंटेज की बात की जा रही है, मैं इससे बिल्कुल सहमत इसलिए नहीं हूं। अभी थोड़ी देर फिर से रुक जाइए आप सर। एक मिनट, एक और बड़ी खबर, महाराष्ट्र में रुझानों में बीजेपी अकेले 100 पर पहुंच गई है। महाराष्ट्र में बीजेपी 100, बीजेपी की सेंचुरी, और बीजेपी गठबंधन 152। ये देखिए, बीजेपी खुद अपने बूते 100 पर पहुंच गई है महाराष्ट्र में। शिवसेना शिंदे गुट 29, एनसीपी अजीत पवार गजब का परफॉर्मेंस 22 सीटें। और ये अपने आप में जबरदस्त खबर आ रही है कि अजीत पवार की पार्टी को शिंदे गुट की शिवसेना से भी ज्यादा वोट है और शरद पवार वाली एनसीपी से भी ज्यादा वोट है। अब बताइए सर, प्रवीण जी। देखिए, एनसीपी अजीत पवार की पार्टी के आधे से ज्यादा प्रत्याशी चुनाव हारने के कगार पर खड़ा। आपकी जानकारी के लिए मैं बताना चाहता हूं। सर, ये जानकारी कहां से आ रही है? हमारे पास नहीं आ रही है। देखिए, जहां मेरे पास पूरी जानकारी है, आधे से ज्यादा अजीत पवार गुट के उम्मीदवार चुनाव के कगार पर खड़े हैं। आप चुनाव के अंतिम नतीजे के आने के बाद में आपको ठीक से पता लग जाएगा कि एनसीपी। तो सर, वो अगर हार रहे हैं तो उनका वोट प्रतिशत कैसे बढ़ रहा है? देखिए, ऐसा है, 1 घंटे ईवीएम का चुनाव आ गया है। वोट परसेंटेज में बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव तो मैं नहीं देखता हूं। इसीलिए अगर ये स्थिति है कि बीजेपी से कांग्रेस आधा से कम, उद्धव ठाकरे भी आधा से के आसपास और शरद पवार भी आधा के आसपास खड़े हैं, तो ये तो बड़ी बात है भाई। प्रेम कुमार जी को स्क्रीन पे लाइए। प्रेम कुमार जी, जिसको समझा नकारा वही बन रहा है जीत का सहारा। अजीत पवार को आपने कहा खत्म मामला है, वही कमजोर कड़ी है, वो तो मजबूत कड़ी दिखने लगे। देखिए, चुनाव आयोग की वेबसाइट में अभी बहुत ज़्यादा सीटों के आंकड़े नहीं आए हैं, लेकिन जितने कम आए हैं उसमें जो आंकड़े बता रहे हैं अवधेश जी, वो ठीक बता रहे हैं। और हम पहले भी कह रहे थे कि अजीत पवार वो हैं कमज़ोर कड़ी बता रहे थे। अगर अजीत पवार ने अपने आप का परफॉर्मेंस सुधार लिया तो निश्चित रूप से चुनाव परिणाम बदल जाएंगे। ये है, इस पर नज़र रखने की ज़रूरत है। लेकिन हम ये कहेंगे कि अभी इनिशियल है, बहुत कम सीटों का आया है चुनाव आयोग की वेबसाइट में भी। जब ज़्यादा सीटों का आएगा तब ये परसेंटेज जो है वो मायने रखेंगे, अभी मायने नहीं रखते। ठीक है। तहसीन पूनावाला, ये भी मुझे बताइए कि ये उद्धव ठाकरे जो है जी, अभी तो हम बात कर रहे हैं कि अजीत पवार जो हैं वो महायुति की कमजोर कड़ी है। क्या उद्धव ठाकरे महाविकास अघाड़ी की कमजोर कड़ी है? लेकिन यहां तो कांग्रेस कमजोर कड़ी दिख रही है। उद्धव ठाकरे की पार्टी को तो 36 सीट आती दिख रही है और कांग्रेस को कितना? 48, और एनसीपी शरद पवार को 42। नहीं, मुझे लगता है कि जो एमवीए तीनों पार्टीज स्ट्रांगली परफॉर्म कर रही है, लेकिन वे पीछे, और महायुति में सिर्फ भाजपा आगे परफॉर्म कर रही। 100 आपने बताया क्रॉस कर दी, और लगभग बराबर का मामला है। मुझे लगता है कि जैसे जैसे ईवीएम आगे बढ़ेगा, ये जो मैंने प्रेडिक्शन किया था 135 पे ये आ जाएगी आंकड़े, मुझे ये लगता है। बीजेपी थोड़ा कम होगा, बीजेपी प्लस। सर, आ जाएगा तब हम उस पे चर्चा करें। अभी हम ये कह रहे हैं झारखंड पर जरा देखिए। इस वक्त मुझे लगता है 135 अभी भी इस पर रुका। झारखंड देखिए, झारखंड भारतीय जनता पार्टी का वोट परसेंटेज है 24.35%, 24.35% अभी तक। कांग्रेस का है 15.11, जेएमएम का है 9.31। उनका जो आजसू है उसका 8.05 है, एलजेपी का 2 पॉइंट है और जेडीयू का 1 है। एक रिफ्रेश में बदल गया है थोड़ा आंकड़ा अवधेश जी, कि बीजेपी 29.45% अभी आया, और हाँ,
और कांग्रेस को 17.72 और जेएमएम को 13.41। तो ये इतना कम सीटों का है, ये हो नहीं सकता कि कांग्रेस को जेएमएम से ज्यादा वोट परसेंट आए, ये नहीं हो सकता। ये बहुत ये जितनी सीटों का आया है उसके हिसाब से बात हो रही है, तो ये अभी बदलेगा। लेकिन शुरुआती ट्रेंड क्या है उस पर चर्चा हो रही है कि भाई बीजेपी का वोट शेयर जो है वो लगातार दोनों ही जगहों पे, महाराष्ट्र में भी बढ़ा हुआ है, और आप देखिए महाराष्ट्र में बीजेपी गठबंधन गजब बढ़त बना रही है भाई। महाराष्ट्र में बीजेपी गठबंधन 160 पहुंचने वाली है और कांग्रेस गठबंधन 121 पर अटकी हुई है। अन्य का मामला 8 पर अटका हुआ है। झारखंड में तो फाइट दिख रही है बॉस, लेकिन महाराष्ट्र में अब फाइट से मामला हाथ से बाहर जाता दिख रहा है। और उत्तर प्रदेश में आप देखिए 8-1 का मामला, उत्तर प्रदेश में 8-1। उत्तर प्रदेश में अभी तक एक बार भी समाजवादी पार्टी जो है वो लीड नहीं ले पाई है। ईवीएम की काउंटिंग के घंटे बाद पूरे हो गए। तो ये अपने आप में फराज भाई, उत्तर प्रदेश में आपकी रिकवरी जो है वो होती दिख नहीं रही। नहीं सुशांत जी बेफिक्र रहिए, उत्तर प्रदेश में हम लोग जीतेंगे, भले 5-4 से हम लोग जीते हैं या 6-3 से जीते हैं, बिल्कुल कॉन्फिडेंट है। क्योंकि आप अभी अच्छा एक चीज फराज भाई, एक बात बताइए, आपने कहा कि 5-4 भी रहा तो यूपी में योगी जी की कुर्सी चली जाएगी। अगर 8-1 रह गया, 7-2 रह गया, तो सपा में किसकी कुर्सी जाएगी? नहीं, किसी की नहीं जाएगी, क्योंकि ये तो हम लोग देख ही रहे हैं ना। देखिए सुशांत जी समझिए, आप मेरी बात समझिए कि जिस तरह से, मैं फिर से बोल रहा हूं कि जिस तरह से प्रशासन का दुरुपयोग किया है भारतीय जनता पार्टी ने, उसमें अगर हम 6 सीटें भी जीत गए तो ये बहुत बड़ी जीत हमारे लिए। दूसरी एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको और बता दूं जिसकी तरफ हम लोग देख नहीं रहे हैं, थोड़ी सी मैं बस 20 सेकंड महाराष्ट्र की बात करूंगा। अगर बीजेपी की 160 है और उसमें अजीत पवार जी की 25 है, तो वो 25 निकाल करके इधर आप इंडिया में डाल दीजिए, क्योंकि यहां पर हमने ये भी देखा है। काहे डाल दीजिए भाई, काहे डाल दीजिए? हमको लखनऊ में बैठ करके कांग्रेस में डालना, क्यों डाल दीजिए भाई? लखनऊ में बैठ करके कांग्रेस में, आप कह रहे हैं उठा के डाल दीजिए, कांग्रेस में डाल दे। सुन लीजिए। आप गलत बोल रहे बाबू, आप सर ऐसा गलत बोल रहा है, गठबंधन में लड़ रहे हैं, आपको उठा के डाल दीजिए। तो दूसरी तरफ से शिवसेना उद्धव का इधर कांग्रेस में लिख दो, उधर वाले को इधर डाल दीजिए। अगर सुशांत जी मुझे बोलने नहीं देंगे तो फिर क्या फायदा है? देखिए ऐसे नहीं होगा। एक और बड़ी खबर आपको बता दूं, सुनिए सर, सुनिए एक और बड़ी खबर। महाराष्ट्र में पिछली बार बीजेपी को 105 सीटें आई थी, बीजेपी अपने बूते 105 पर फिर पहुंच गई है। सीएम और डिप्टी सीएम यानी एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस दोनों आगे चल रहे हैं। महाराष्ट्र में महायुति की गाड़ी रुकती भी नहीं दिख रही बॉस। 164 बोलते बोलते 164, बीजेपी 105, शिवसेना शिंदे गुट 34 और एनसीपी जो है वो 24 सीट पर बढ़त बनाए हुए है। आरपीआई को 1 सीट पर बढ़त है। कांग्रेस जो है वो मात्र 44 सीटों पर आगे चल रही है। शिवसेना उद्धव गुट 33 सीट पर आगे, एनसीपी शरद पवार 38 सीट पर आगे। तहसीन पूनावाला, मुझे यह बताइए कांग्रेस पार्टी कब तक झूठ का ये बड़े भाई की भूमिका में रहेगी? कमा के कुछ देती नहीं है, लेकिन उसको घर में सबसे बड़ा कमरा चाहिए। ऐसे कैसे चलेगा बॉस? नहीं तो महाराष्ट्र में सबसे बड़ी पार्टी कौन है ऑपोजिशन में? कौन है आप बताइए ना बॉस। कांग्रेस है। कैसे 44 44 है, 85 पे लड़िएगा, 44 लाइएगा। नहीं तो 44 है ना अब तो ईवीएम और रेट कांग्रेस तो कम हो गया, कम हो गया ना बॉस। उसको आप मान लो, उसका परसेंटेज देखिए ना कम है, खत्म हो गया। इसलिए तो है कि तहसीन पूनावाला, कांग्रेस पार्टी क्या इंडिया अलायंस के लिए बोझ साबित हो रही है? रीजनल पार्टीज नहीं मानेगा। सुशांत, मुझे ये नहीं कि वो बोझ साबित हो रही, लेकिन कांग्रेस पार्टी को थोड़ा सा अपने कम्युनिकेशन को और ये हर इलेक्शन में आप बोलते हैं, वो तो बोलते नहीं, वो सुनते नहीं। वो मैं बोलता हूँ, सुनते नहीं। तो क्यों नहीं सुनते सर? नाम नहीं लेते हैं। राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके पत्रकारों को लेबल करते हैं बीजेपी वाला और फलाना वाला, आपको क्यों नहीं बुला के सुनते हैं? नहीं करते। आप तो कांग्रेस वाले हैं। सुशांत बाबू एक सेकंड, आज के सामना का एडिटोरियल बिल्कुल चौंकाने वाली बात है। वो उद्धव ठाकरे का चीफ मिनिस्टर प्रोजेक्ट कर रहे हैं सामना। ये क्या चीज है? सर ये देखिए, महाराष्ट्र में बीजेपी गठबंधन 170 के पार, 171 महाराष्ट्र में। ये गाड़ी तो पीछे आने से लग रहा है मुश्किल है सर, मुश्किल लग रहा है ये मामला। चारू प्रज्ञा, ये तो आप लोग 200 की तरफ बढ़ते लग रहे हैं भाई।
जी सुशांत जी, देखिए पिछले कुछ दिनों में मैं आपके किसी भी शो पर नहीं आ पाई हूँ, लेकिन मैं हर जगह खुलकर ये कह रही हूँ कि एक अगर ओके परफॉर्मेंस रहा महायुति का तो हम करीब 175 सीटें लाएंगे। 174 हो गया आपके बोलते बोलते, ओके वाले पे आ गए आप लोग। 190 से ज्यादा सीटें लेकर आएंगे। भाई साहब ये तो गजब का मामला हो रहा है महाराष्ट्र में, गजब का मामला। और राजगोपालन सर, इसमें बड़ी बात यह है कि हरियाणा जहां लोकसभा में बीजेपी को सेटबैक लगा वहां रिकवरी, महाराष्ट्र जहां सेटबैक लगा वहां रिकवरी, उत्तर प्रदेश जहां सेटबैक लगा वहां रिकवरी। तो फिर तो 2029 में मोदी नहीं, 3 बार जैकपॉट है। जैकपॉट तो 3 बार, हरियाणा, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, ये तीनों स्टेट दिखाता है 6 महीने के अंदर अंदर सुधार सकता है। वेबसाइट जो है सुनिए, ये तो कम दिखा रहा है। मैं एक अखबार का देख रहा हूं जिसको मैं मानता हूं 193 बीजेपी प्लस 70 प्लस कांग्रेस, 76 कांग्रेस प्लस, क्योंकि मैं एक ही वेबसाइट देखता, आपका चैनल है, मैं नाम नहीं लूंगा। हाँ, ठीक है, लेकिन आप जो भी देखते हो, जब आप हमारे साथ बैठे हैं तो आप हमारे साथ आप ही का तो बस उस वेबसाइट को बंद कीजिए, हमारे साथ बात कीजिए। आप ही का देखेंगे तो लेकिन अवधेश जी, ये महाराष्ट्र में रिकवरी, हरियाणा में रिकवरी, यूपी में रिकवरी, क्या 27 में योगी, 29 में मोदी का मैंडेट है? देखिए, ऐसा है कि मैं किसी व्यक्ति के बारे में नहीं कहूंगा, लेकिन जिन लोगों ने असंतुष्ट होकर के लोकसभा चुनाव में वोट दिया, उन्होंने देखा है कि पार्टियां किस दिशा से मुस्लिम फंडामेंटलिज्म को आगे बढ़ा रही हैं। कोई एक शब्द बोलने के लिए तैयार नहीं है कि इमाम और सब कह रहे हैं कि हम फतवे जारी कर रहे हैं, पिछली बार फतवे जारी किए हैं, शोभा यात्राओं पर हमले हो रहे हैं। तो लोगों के अंदर जो बीजेपी के वोटर नहीं भी रहे होंगे, धीरे धीरे, और अयोध्या फैजाबाद से जीते हुए सांसद को हीरो बना करके हर जगह ले जाया गया है। तो लोगों के जले पर नमक छिड़कने का जो काम INDIA कर रही है, और केवल तुष्टिकरण नहीं है, मैं बार बार कह रहा हूं कि इस देश में कट्टरपंथ इस्लामाबाद और बड़ी खबर देखिए आप, कांग्रेस गठबंधन महाराष्ट्र में 100 के नीचे आ गया है और बीजेपी गठबंधन 181। ये बहुत बड़ी खबर महाराष्ट्र में, कांग्रेस के राजकुमार 7000 वोटों से आगे। अच्छा, कांग्रेस में कोई राजकुमार भी हैं? मुझे लगा सिर्फ राहुल जी के लिए यूज होता है। खैर, बीजेपी गठबंधन 181, कांग्रेस गठबंधन 99। झारखंड में मामला बहुत बढ़िया बना हुआ है, 40-40। अन्य जो है वो एक सीट पर, कहीं ये मधु कोड़ा ना साबित हो जाए अन्य एक, यही CM ना बन जाए। अच्छा, तो चलिए, झारखंड में कम से कम फाइट जो है वो दिख रही है। लेकिन झारखंड में इसका मतलब जो ये कहा गया था कि हेमंत सोरेन को जेल में डालना बीजेपी के लिए बहुत घातक साबित हुआ है। कम से कम बीजेपी गठबंधन फाइट में है 40-40, बहुत क्लोज फाइट है। लेकिन महाराष्ट्र और यूपी ये तो रुकने का नाम नहीं ले रहे। 8-1 यूपी में और महाराष्ट्र में 183-97। जरा आपको हीट मैप दिखाता हूं, यहां कुछ बड़ी स्क्रीन पर डालिए, दर्शकों को तस्वीर दिखाएं कि ये पूरा मामला पिछले बार से जब हम कंपेयर कर रहे हैं तो कहां बैठ रहा है। जरा इसकी तस्वीर दर्शकों को दिखाते हैं कि ये मामला कहां जाकर रुक रहा है। और अब जब कंपैरिजन आप देखेंगे तो आपको बेहतर पता चल पाएगा कि ये देखिए, जब आप ये तस्वीर देख रहे हैं महाराष्ट्र का, ये लोकसभा के हिसाब से आप देख रहे हैं ये 2019 में क्या तस्वीर थी, और अगर आप लोकसभा में देखेंगे तो लोकसभा में जो नतीजे आए थे उसको अगर आप विधानसभा में कन्वर्ट करते तो बीजेपी साफ हो गई थी बॉस। ये आप देखिए महाराष्ट्र के मैप में, उधर देखिए कैसे भगवा हो रखा था और इधर कैसे पूरा हरा हो गया था महाविकास आघाड़ी का। लेकिन अगर अभी की आप स्थिति देखेंगे तो बीजेपी ऐसा लग रहा है कि 2019 की इस तस्वीर को भी बिल्कुल से रेप्लिकेट करने के साथ साथ हो सकता है इससे बेहतर तस्वीर जो है वो बना ले। ये महाराष्ट्र में निकलकर आता हुआ दिख रहा है। ये आप तस्वीर देखिए, तो ये बहुत बड़ा उलटफेर है। और आप देखिए 129 सीट, अगर आप लोकसभा में जो नतीजे आए थे उसको विधानसभा में कन्वर्ट करते तो बीजेपी गठबंधन को 129 सीट आनी चाहिए थी। बीजेपी गठबंधन को जो है वो 2019 में 187 आई थी। इस बार बीजेपी ऑलरेडी 185 पहुंच चुका है। कांग्रेस गठबंधन को 153 आना चाहिए था, वो अभी 100 के नीचे 95 पर अटका है। और अन्य को 6 आना चाहिए था, अन्य का मामला 8 पर है। यानी अगर आप तस्वीर देखेंगे महाराष्ट्र के अंदर गजब का उलटफेर दिख रहा है। और अब आपको सीधी टक्कर का मामला दिखा रहा हूं। सीधी टक्कर का आप मामला देखिए, बीजेपी और कांग्रेस
वहां 75 सीटों की सीधी टक्कर है। एनसीपी अजीत पवार और एनसीपी शरद पवार गुट 36 सीटों पर सीधी टक्कर है और शिवसेना शिंदे गुट और शिवसेना उद्धव गुट 51 सीट पर सीधी टक्कर है। लेकिन यह बहुत बड़ी खबर है कि महाराष्ट्र में गजब का उलटफेर हो रहा है। चारू प्रज्ञा, महाराष्ट्र में अगर यही नतीजे रहते हैं तो ये क्या आपने जो काम किया उसका नतीजा है, या उद्धव ठाकरे ने आपका काम आसान कर दिया औरंगजेब की तारीफ करके, या फिर बटेंगे कटेंगे और एक है तो सेफ है, इसने सबसे बड़ा कमाल किया है? सुशांत जी, देखिए ऐसा है कि पहली बात तो ये एक कंपटीशन है पॉलिटिक्स ऑफ डेवलपमेंट एंड पॉलिटिक्स ऑफ नो डेवलपमेंट के बीच। हमने ये देखा जब महाविकास आघाड़ी की सरकार थी। चारू जी, मैं एक सेकंड आपको रोक रहा हूं, एक सेकंड। पहली बार झारखंड में जेएमएम गठबंधन को बहुमत आ गया है। रुझानों में झारखंड में बड़ा उलटफेर, बीजेपी गठबंधन अब 39 और जेएमएम गठबंधन 41 हो गया है, यानी वहां पर बहुमत अब रुझानों में जेएमएम के पास है। लेकिन इतनी क्लोज फाइट है कि ये ऊपर नीचे अभी चलता रहेगा। अब चारू प्रज्ञा अपनी बात कहिए। हाँ जी, तो जो मैं आपको कह रही थी, ये फर्क है पॉलिटिक्स ऑफ डेवलपमेंट एंड पॉलिटिक्स ऑफ नो डेवलपमेंट में। एक बहुत बड़ी बात यहाँ पर और देखने को मिलेगी, जो हमने हरियाणा में भी देखा, जो फेक नैरेटिव्स ये विपक्ष चलाता है कि हरियाणा में उन्होंने कहा कि किसान नाराज हैं, फिर उन्होंने ये जाके कहा कि जाट नाराज हैं, सब खत्म हो गया ना, नतीजों ने सब साफ कर दिया। अब महाराष्ट्र में भी यही सच्चाई है कि जनता कहती है एकजुटता अच्छी बात है, जो आप कह रहे थे, एक रहेंगे सेफ रहेंगे, बिल्कुल क्यों नहीं, कॉल फॉर यूनिटी तो हमेशा वेलकम होनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि आप कभी भी गुड गवर्नेंस को कॉम्पनसेट नहीं कर सकते कुछ और करके। आप तुष्टीकरण की राजनीति से गुड गवर्नेंस की जगह नहीं ले सकते, जो कुछ समय से हमने कुछ कांग्रेस शासित राज्यों में देखा है। और तीसरी और बहुत महत्वपूर्ण बात है, जो हम वादे करते हैं उनको हम पूरा करते हैं। अगर हम आज कोई स्कीम लॉन्च करते हैं तो उस स्कीम का लाभ हम हर घर तक पहुंचाने का पूरा प्रयास करते हैं, और ये कॉन्फिडेंस है जिसकी वजह से जनता का आशीर्वाद मिलता है। इस बार की जीत ऐतिहासिक होगी। मैं अभी भी और इंतजार कर रही हूँ, ये नंबर और बेहतर होगा। लेकिन इसका मतलब चारू जी, एक बात लोग कहेंगे कि यही सारा फॉर्मूला हो सकता है झारखंड में भी चल जाता, लेकिन आप लोगों ने हेमंत सोरेन की पार्टी तोड़कर या उनको जेल भेजकर एक तरह से उनको हीरो बना दिया, और उनके पक्ष में एक सेंटिमेंट आ गया कि आदिवासी हैं इसलिए उनको टारगेट किया गया। देखिए, हो सकता है कि यहाँ पर कुछ सेंटिमेंट जनता के बीच में जेएमएम ने पैदा करने की कोशिश करी गई हो, लेकिन अरेस्ट करने का काम बीजेपी ने नहीं किया और बेल देने का काम भी बीजेपी ने नहीं किया। मुझे एक चीज़ मालूम है, जब हम झारखंड की बात करते हैं, हम झारखंड के हित की बात करते हैं। हमें इस बात से आपत्ति है कि ट्राइबल ज़मीनों पर कोई और आकर कब्जा कर रहा है। हमको इस बात से आपत्ति है कि विदेशी देशों से आकर घुसपैठियां झारखंड में बसते चले जा रहे हैं। तो ये जो मुद्दे हैं, ये राजनीति से ऊपर हैं। अगर जनता को समय पे समझ आ जाते हैं तो मुझे खुशी होगी, लेकिन नहीं आते तो हम अपना प्रयत्न जारी रखेंगे। विवेक जी, एक बात बताइए, अगर महाराष्ट्र में सरकार बन रही है बीजेपी की, जो कि 186 के बाद लौटना थोड़ा मुश्किल लगता है क्योंकि 1.5 घंटे के करीब जो है अब ईवीएम से काउंटिंग हो गई है। उत्तर प्रदेश में अगर 8-1 रहता है और झारखंड मान लीजिए जेएमएम अच्छा कर जाए और कांग्रेस जो है वहां पर पीछे रह जाए, तो सवाल नहीं खड़े होंगे कि इस इंडी अलायंस को कांग्रेस मजबूत कर रही है या कमजोर कर रही है, और क्या सिर्फ राहुल गांधी के पीछे पीछे चलकर ये इंडी अलायंस सरवाइव कर पाएगा? नहीं, देखिए, पहली बात तो इस बात को आप समझिए कि कांग्रेस एक नेशनल पार्टी है, पुरानी पार्टी है और एक सेकुलर पार्टी रही है, जिसका अपना एक कंट्रीब्यूशन है इस मुल्क में, इस देश की सेकुलर फैब्रिक को बनाने में। पर वो कितने दिन लेके चलिएगा सर? अब आप सुनिए, अब आप देखिए, आप हिमाचल में जाते हैं, जब एनालिसिस करते हैं तो भी कांग्रेस रहती है, जब आप महाराष्ट्र में आए तो वहाँ भी कांग्रेस है, जब आप झारखंड गए तो वहाँ भी कांग्रेस है, और बाकी जो प्लेयर्स हैं वो रीजनल इन नेचर है, मोस्ट ऑफ देम। अब शिवसेना यूबीटी का महाराष्ट्र में प्रेजेंस जरूर है, लेकिन झारखंड में नहीं है। तो कांग्रेस तो एक बाइंडिंग फोर्स है जिसकी प्रेजेंस आवश्यक है। अब ये कहना कि कांग्रेस लीड कर रही है कैंपेन को, ये जरूरी नहीं है। झारखंड के अंदर जो है कांग्रेस एक माइनर प्लेयर है, मेजर प्लेयर झारखंड मुक्ति मोर्चा है। उसी प्रकार से आप बिहार में जाएंगे तो वहाँ पे तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी, दैट इज द लीडिंग मेजर फोर्स, और जो बाकी घटक दल हैं इंक्लूडिंग जो लेफ्ट फ्रंट की पार्टियां 16 एमएलएज हैं, हम लोग तेजस्वी के साथ साथ हैं, मतलब मेन मेजर फोर्स वो हैं।
तो हर स्टेट के अपने इक्वेशन होते हैं। लेकिन अगर हम उसमें analyze दिक्कत करें। ये आ रही है विवेक भाई, जी। एक तो बोलते बोलते बीजेपी 190 पे चली गई है, बीजेपी गठबंधन। हाँ, ठीक है, मैं ये अब- कह रहा हूं हाँ। कि इसमें जहां पर भी देखिए रीजनल पार्टीज तो अपना काम कर देती हैं, जी। सपा कर देती है, जेएमएम कर देती है, आरजेडी कर देती है, लेकिन जहां कांग्रेस को बीजेपी से सीधे सीधे भिड़ना है वहां कांग्रेस का खत्म मामला हो जाता है। यहाँ पे तो कांग्रेस को कुछ तो चेंज करना पड़ेगा अपने अंदर। महाराष्ट्र में देखिए, हरियाणा के अंदर जब रिजल्ट खराब आया तो कांग्रेस ने कहीं ना कहीं क्लाइम डाउन किया, उसने अपनी सीटों को महाराष्ट्र में भी कम किया और इवन इन यूपी के अंदर उसने सारी के सारे जो इलेक्शन सिंबल्स हैं 9 की 9 सीटों के समाजवादी पार्टी को दी। उनको लगा कि भाई क्योंकि हम अकेले लड़े थे हरियाणा में, डिड नॉट वर्कआउट, तो मे बी वी शुड गिव मोर बैलेंस टू रीजनल फोर्सेस। लेकिन अब वो ज्यादा सीटें नहीं, देना लेकिन भी उन्होंने नहीं काम हरियाणा करा। में आम आदमी पार्टी से गठबंधन नहीं किया, वो हाँ, अपने रोले में थे कि हम जीत जाएंगे। मैं वही कह रहा हूँ, इस चीज को रियलाइज करने के बाद ही इन्होंने क्लाइम डाउन किया और महाराष्ट्र में ज्यादा सीटें यूबीटी को दी और उसी प्रकार से 9 की 9 सीटें जो है इन्होंने सपा से ही एग्री। तो आपके हिसाब से महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी का की कमजोर कड़ी कौन है? नहीं, मेरे ख्याल से तो कांग्रेस अगर थोड़ी ज्यादा सीटों पे और लड़ती तो शायद ये रिजल्ट बेहतर होता। तो उद्धव ठाकरे कमजोर कड़ी हैं, उनको नहीं, 26 सीट है, कांग्रेस को 34 सीट है और शरद पवार की पार्टी को 28। नहीं, लेकिन कांग्रेस का जो लोकसभा का रिजल्ट आपने देखा था, जो एनालिसिस आपने भी किया था, तो उसके बाद आई थिंक कांग्रेस कुड हैव फॉट ऑन मोर सीट्स, व्हाट आई फील। और अगर ज्यादा सीटों पे लड़ती तो शायद कम से कम 10 से 12 इसमें और उछाल देखते। पता नहीं उससे क्या फर्क पड़ता। पर अभी तो लग नहीं रहा सर, वहां पे नेशनल पार्टी होने के बावजूद, लोकसभा में अच्छा प्रदर्शन करने के बावजूद कांग्रेस की सीटें बहुत घट गई हैं। हाँ, 34 सीटें आ रही हैं। इसका मतलब राहुल गांधी ने जो फैलाया था कि संविधान खत्म, आरक्षण खत्म, वो लोगों को समझ में आ गया कि हवा हवाई बात नहीं, ऐसा नहीं है। अब आप देखिए, इन्होंने ये बात तो फैलाई थी, जो संथाल एरिया हो गया आपका झारखंड का, इन्होंने वहां भी फैलाया था, जो आदिवासी क्षेत्र है। और झारखंड में तो बल्कि जो कार्ड खेला बीजेपी ने वो यही था कि साहब जो आदिवासी वर्सेस मुस्लिम, कि मुस्लिम जो है वो आएंगे, और जो स्पेशली जो इन्होंने घुसपैठियों का नाम लिया। अरे लेकिन सर वो 40 पे खड़े हैं, इसका मतलब लोगों को वो बात जो है वो कनेक्ट हुई है। नहीं, वो लेट अस वेट एंड वॉच। और मेरे ख्याल से विदर्भ में जो मैजिक है, जो हमारा मिसकैलकुलेशन था, वो शायद बीजेपी के फेवर में गया है। हमें नहीं एक्सपेक्टेशन थी। महाराष्ट्र में आप देखिए बीजेपी गठबंधन 200 की तरफ बढ़ता हुआ, मात्र 5 सीट दूर बीजेपी गठबंधन महाराष्ट्र में 5 सीट दूर है 200 से। उत्तर प्रदेश उपचुनाव में बीजेपी 7, सपा 2 और झारखंड में अभी इंतजार करना होगा क्योंकि वहां 40-40 का मामला है। राजस्थान की 7 सीटों के उपचुनाव के रुझान आ रहे हैं। बीजेपी वहां 3 सीट पर आगे, कांग्रेस 1 सीट पर आगे, यानी राजस्थान में भी बीजेपी जो है वो बेहतर परफॉर्म कर रही है उपचुनावों में। हर तरफ बीजेपी का बेहतर प्रदर्शन दिख रहा है। दीपक रंजन सपा के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं और बीजेपी से शाजिया इल्मी हमारे साथ जुड़ गई हैं। दीपक भाई, आपके पास यूपी से क्या खबर? 7-2 पलटेगा नहीं पलटेगा? और बोलते बोलते महायुति झारखंड, माफ कीजिएगा, महाराष्ट्र में 200 के पार, महायुति 201 पर महाराष्ट्र में पहुंच गई है, कांग्रेस गठबंधन 78। दीपक भाई, यूपी में 7-2 क्या हो रहा है? ये 40 का मामला है। राजस्थान की 7 सीटों के उपचुनाव के रुझान आ रहे हैं। बीजेपी 3 सीट पर आगे। दीपक भाई, आवाज आ रही है दीपक जी आपको? चलिए, शायद अभी आवाज नहीं जा रही, मैं लौटता हूं। शाजिया इल्मी, महाराष्ट्र में आप लोग 200 के पार चले गए हैं, झारखंड में बहुत क्लोज फाइट। ये इतना डिफरेंस क्यों है कि एक तरफ सुपड़ा साफ कर रहे हैं और दूसरी तरफ इतनी क्लोज लड़ाई चल रही है? देखिए, सबसे पहले तो मैं कहूंगी कि जो गैप आप देख रहे हैं झारखंड में, बहुत छोटी गैप है, लेकिन ये बढ़ेगी। लेकिन जहां तक बात है महाराष्ट्र की, ये बहुत ही एक्साइटिंग रिजल्ट्स हैं और ये बहुत कुछ बताते भी हैं। मुझे लगता है फाइनली जो विरासत है 2 बड़ी पार्टियों की, वो वोटर्स ने तय कर दी है और बता दिया है इसकी पार्टी किसकी है और कौन कार्यकर्ता और वोटर किसके साथ खड़ा है। तो मुझे लगता है ये 2 बड़े फैसले महाराष्ट्र में वोटर्स ने ही कर दिए हैं, जो फैसले पहले चाहे इलेक्शन कमीशन या सुप्रीम कोर्ट कर रहा था। लेकिन फाइनली अब मुहर लग गई है कि किसकी पार्टी किसके अधीन और किसके लिए है, और कार्यकर्ताओं किसके साथ खड़े हैं और वोटर्स किसके साथ खड़े हैं। इससे बहुत कुछ सबक सीखने की जरूरत है उद्धव ठाकरे जी को भी, और मुझे लगता है एनसीपी के सीनियर लीडर्स तो परिवारवाद में जो पूरी तरह से मुब्तला है, उनको देखना पड़ेगा कि भाई कहीं ना कहीं इनको कॉफी पीनी भी पड़ेगी और सूंघनी भी पड़ेगी कि लोग क्या चाहते हैं। दूसरी बात, झारखंड में भाजपा और जेएमएम की कांटे की टक्कर है। दोनों
दोनों गठबंधन की, और हम देख रहे हैं कि बदल रहे हैं आंकड़े, लेकिन जाहिर है बीजेपी का बेहतर परफॉर्मेंस हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन मुझे लगता है आसानी से वहां पे भी एक मेजॉरिटी से भाजपा जीतेगी। लेकिन जहां तक रिजल्ट्स हैं महाराष्ट्र के, बहुत ही एक्साइटिंग हैं और बहुत कुछ कहानी बताते हैं, और बहुत कुछ मुझे लगता है इसमें सीख भी है, सीखने के लिए हम सब के लिए। ठीक है, हम आपको जरा तस्वीर दिखाते हैं सीट वाइज, क्योंकि मामला बहुत दिलचस्प है। झारखंड में और महाराष्ट्र में तो भाई अलग ही लेवल का खेल चल रहा है। बीजेपी गठबंधन 200 के पार चली गई है। अब आपको महाराष्ट्र में बताता हूं कि कहां क्या तस्वीर है। सीट वाइज देखिए, एक एक सीट का आंकड़ा आपको बता रहा हूं। अक्का लकुआ ये कांग्रेस गठबंधन के पास थी, उन्हीं के पास है। धुले ग्रामीण ये गठबंधन, ये महाविकास एमवीए के पास थी, ये महायुति के पास आ रही है, उलटफेर हो रहा है। रावेड़ की सीट कांग्रेस गठबंधन के पास थी, उन्हीं के पास रह रही है। एरंडोल ये बीजेपी गठबंधन की सीट थी, उन्हीं के पास रह रही है। मलकापुर में उलटफेर हो रहा है। मलकापुर में बीजेपी गठबंधन जो है ये सीट छीन रही है महाविकास आघाड़ी से। बीजेपी गठबंधन के पास ही खमगांव था, अकोलापुर था, उन्हीं के पास रह रहा है। कांग्रेस गठबंधन बीजेपी से धामगांव रेलवे छीन रहा है, यानी वहां कांग्रेस उलटफेर कर रहा है। मेलघाट ये बीजेपी गठबंधन की सीट नहीं थी, बीजेपी यहां गेन कर रही है। इसी तरह से शहादा ये कांग्रेस गठबंधन महाविकास आघाड़ी जो है वो छीन रहा है महायुति से। धुले शहर ये गेन कर रही है महायुति। भुसावल, चालीसगांव, बुल्ढाना, जलगांव, मूर्तिजापुर ये पांचों सीट बीजेपी गठबंधन के पास थी, उन्हीं वो रिटेन कर रहे हैं। बडनेरा अन्य के पास थी, अन्य के पास है। अचलपुर अन्य के पास थी, वो बीजेपी गठबंधन गेन कर रहा है। अब आप देखिए नंदुबार, सिंदखेड़ा, जलगांव शहर, पचोरा और चिखली ये पांचों सीट बीजेपी गठबंधन के पास थी, उन्हीं के पास रह रही है। अकोट भी बीजेपी गठबंधन के पास थी, उन्हीं के पास रह रही है। सिसोद और अमरावती ये वो सीटें हैं जो महाविकास आघाड़ी के पास थी, वो बीजेपी गेन कर रही है। और मोर्शी में भी बीजेपी गेन कर रही है, वो अन्य से सीट छीन रही है। नवापुर कांग्रेस की सीट थी, कांग्रेस के पास है। शिरपुर, जलगांव ग्रामीण, जामनेर, सिंदखेड़ ये तीन सीटें गठबंधन की थी, बीजेपी गठबंधन की, उनके पास रह रही हैं। सिंदखेड़ राजा ये महाविकास आघाड़ी जो है वो बीजेपी से छीन रही है। बालापुर कांग्रेस गठबंधन की थी, उनके पास है। वाशिम बीजेपी की थी, बीजेपी के पास है। तियोसा की सीट ये कांग्रेस गठबंधन की थी, उनके पास है। अरवी की सीट बीजेपी गठबंधन की थी, उनके पास है। सकरी ये अन्य से बीजेपी गठबंधन छीन रही है। चोपड़ा में और अमलनेर में बीजेपी अपनी सीट रिटेन कर रही है। मुक्ताई नगर बीजेपी अन्य से ये सीट हासिल कर रही है। मेकर बीजेपी की थी, बीजेपी के पास है। अकोला पश्चिम ये कांग्रेस गठबंधन बीजेपी से छीन रही है। करंजा बीजेपी की सीट थी, बीजेपी के पास है। दरियापुर और देवली अगर आप देखें तो यहां उलटफेर होता हुआ दिख रहा है। यानी ये अगर आप महाराष्ट्र का हिसाब देखें, मोटे तौर पर कांग्रेस गठबंधन और अन्य की सीटें जो हैं वो बीजेपी अपने हाथे में हासिल कर रही है। महाराष्ट्र की और सीटें देख लीजिए, एक एक सीट का हिसाब आपको बता रहा हूं। हिंगण घाट बीजेपी गठबंधन की सीट थी, बीजेपी के पास है। उमरेद कांग्रेस गठबंधन कांग्रेस के पास। नागपुर पश्चिम ये बीजेपी गठबंधन गेन कर रहा है। भंडारा बीजेपी गठबंधन का गेन। आमगांव बीजेपी गठबंधन का गेन। चंद्रपुर ये कांग्रेस गठबंधन अन्य से हासिल कर रहा है। वाणी पर बीजेपी की सीट थी, ये कांग्रेस गठबंधन के पास जा रही है। पुसादा और नांदेड़ उत्तर ये बीजेपी गठबंधन अपनी सीट रिटेन कर रहा है। वर्धा में कांग्रेस गठबंधन आगे है। नागपुर दक्षिण पश्चिम में बीजेपी गठबंधन आगे। नागपुर उत्तर और साकोली में कांग्रेस गठबंधन अपनी सीट रिटेन कर पा रहा है। अरमोरी और बल्लारपुर में बीजेपी गठबंधन की सीट थी, वो रिटेन कर रहे हैं। रालेगांव ये कांग्रेस गठबंधन बीजेपी से छीन रहा है। उमरखेड़ ये बीजेपी की सीट थी। नांदेड़ दक्षिण ये कांग्रेस गठबंधन की सीट थी, बीजेपी गेन कर रही है। ये देखिए कटोल, नागपुर दक्षिण, कामठी, अर्जुनी मोरगांव, गढ़चिरौली, ब्रह्मपुरी, यवतमाल, किनबट और लोहा ये सारी सीटें बीजेपी गठबंधन गेन कर रही है। इसी तरह से देखिए सावनेर, नागपुर पूर्व, रामटेक, तिरोरा और अहेरी ये सारी सीटें बीजेपी बढ़त बनाए हुए। चिमूर जो है वो कांग्रेस गठबंधन और दिगरास ये कांग्रेस गठबंधन के पास है। हदगांव और नायगांव ये बीजेपी गठबंधन। हिंगना पर बीजेपी गठबंधन आगे। नागपुर सेंट्रल बीजेपी गठबंधन आगे। तुमसर में बीजेपी गठबंधन आगे। गोंदिया जिला बीजेपी गठबंधन आगे। रजूरा और वरोरा
ये अन्य और बीजेपी गठबंधन के पास है। अरनी, भोकर और देलूर ये भी बीजेपी गठबंधन हासिल कर रहा है। महाराष्ट्र की और सीटों का आप हिसाब देखिए, ये सारी सीटें आप देखिए, ये सारी मुखेड़, परभनी, जालना, फुलंबरी, गंगापुर, बगलान, निफाड, देवलाली और बोईसर, ये सारी बीजेपी गठबंधन के पास। यहां से देखिए सिर्फ गंगाखेड़ बीजेपी कांग्रेस गठबंधन के पास, सब बीजेपी के पास। कल मनूरी बीजेपी गठबंधन आगे, पथरी में कांग्रेस गठबंधन आगे, बाकी सब बीजेपी गठबंधन लीड लिए हुए। हिंगोली बीजेपी गठबंधन, पारतूर बीजेपी गठबंधन, सिल्लोड में कांग्रेस गठबंधन आगे है, औरंगाबाद पूर्व और मालेगांव में अन्य आगे हैं, येवला में बीजेपी, विक्रमगढ़ और भिवंडी ग्रामीण में बीजेपी गठबंधन आगे है, जिंतूर में कांग्रेस गठबंधन आगे, और ये बाकी सारी सीटें बीजेपी गठबंधन आगे। और एक और आपको हिसाब दिखा देता हूं ताकि आपको महाराष्ट्र की हर सीट का हिसाब पता चल जाए। ये देखिए, भिवंडी पश्चिम, उल्लासनगर, ओवला, मंजीवाड़, बेलापुर सारी बीजेपी गठबंधन आगे, विक्रोली में कांग्रेस गठबंधन आगे, अंधेरी पूर्व में बीजेपी गठबंधन आगे, चारकोप में बीजेपी गठबंधन आगे। इसके अलावा आप ये तस्वीर देख लीजिए, जितनी सीटें हैं मोटे तौर पर आपको भगवा नजर आ रहा है, और इसीलिए आप देखेंगे बीजेपी गठबंधन 209 पर पहुंच गया इस वक्त, और कांग्रेस गठबंधन गिरते गिरते 69 पर है। अब आपको जल्दी से सीट के हिसाब से झारखंड का हाल भी दिखा देता हूं। झारखंड की किस सीट पर क्या चल रहा है जरा डालिए यहां पर। यह देखिए, झारखंड में बहुत दिलचस्प है। राजमहल ये बीजेपी की सीट थी, बीजेपी गठबंधन के पास है। महेशपुर जेएमएम की सीट जेएमएम के पास, जामा जेएमएम, पुड़ियाहाट जेएमएम गठबंधन के पास है। बरही में उलटफेर हो रहा है, बीजेपी ये सीट जेएमएम से हासिल कर रही है। सिमरिया में जेएमएम गठबंधन बीजेपी से सीट छीन रहा है। जेएमएम गठबंधन गांडे में अपनी सीट बरकरार कर रहा है। बोकारो की सीट बीजेपी गठबंधन के पास है, बीजेपी की सीट थी। झरिया में बीजेपी गठबंधन जेएमएम से बढ़त बनाए हुए है, पिछली बार यह सीट जेएमएम गठबंधन के पास थी। बोरिया बीजेपी गेन कर रहा है, शिकारीपाड़ा बीजेपी का गेन, जरमुंडी जेएमएम रिटेन कर रहा है, गोड्डा में बीजेपी अपनी सीट बचा रहा है, बरका गांव यहां बीजेपी गठबंधन जो है वो सीट जेएमएम से छीन रहा है, चतरा में जेएमएम गठबंधन अपनी सीट बनाए हुए है, गिरिडीह यहां बीजेपी गेन कर रही है और सीट हासिल कर रही है, चंदन कियारी बीजेपी की सीट जेएमएम के खाते में जा सकती है, टुंडी जेएमएम की सीट थी वो रिटेन कर रही है, बरहैत ये सीट जेएमएम गठबंधन के पास थी वो रिटेन कर रही है, नाले बीजेपी गठबंधन हासिल कर रहा है। आप देखिए पिछले बार जो है ये जेएमएम गठबंधन के पास था, यहां पर उलटफेर हो रहा है। मधुपुर बीजेपी गेन, महागामा बीजेपी का गेन, रामगढ़ बीजेपी का गेन, धनवार बीजेपी का गेन। मतलब बीजेपी की आप देखिए लोकसभा के बाद कैसे वापसी हुई है, लोकसभा चुनाव के बाद ये सारी सीटें गेन वाली हैं। डुमरी जेएमएम रिटेन कर रहा है, सिंदरी बीजेपी रिटेन कर रही है, बागमारा में जेएमएम बीजेपी से सीट छीन रही है, लिट्टीपाड़ा जेएमएम रिटेन, जामताड़ा बीजेपी गेन कर रही है बॉस, जामताड़ा में सरत जेएमएम प्लस गेन कर रहा है बीजेपी से, कोडरमा बीजेपी गठबंधन रिटेन, मांडू बीजेपी गठबंधन रिटेन, बगोदर बीजेपी गठबंधन छीन रहा है जेएमएम प्लस से, गोमिया, निरसा और बहरागोड़ा ये आप तस्वीर देख रहे हैं, जेएमएम प्लस पाकुर को रिटेन कर रहा है, दुमका को रिटेन कर रहा है, देवघर में बीजेपी गठबंधन आगे अपनी सीट बचा रहा है, बरकट्ठा में बीजेपी अदर्स से सीट छीन रही है, हजारीबाग और जमुआ बीजेपी रिटेन कर रही है, बेरमो जेएमएम प्लस रिटेन कर रहा है, धनबाद में बीजेपी गठबंधन अपनी सीट पर बढ़त बनाए हुए और घाटशिला बीजेपी गठबंधन छीन रहा है जेएमएम प्लस से। तो ये सारी सीटों का रुझान और तस्वीर आपको दिखा रहा था बीजेपी गठबंधन को किस तरह से झारखंड में कई सीटों पर, ठीक है इस वक्त हम चलते हैं कुंदरकी में, गौरव हमारे सहयोगी मौजूद हैं, 7-2 की बढ़त है कुंदरकी में। जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं रामवीर सिंह, उन्होंने अद्भुत काम कर दिया है, उलटफेर कर दिया है। महाराष्ट्र में बीजेपी की सुनामी है बॉस, सुनामी कह सकते हैं आप इसको। बीजेपी का अपना खुद का शिवसेना के साथ रहते हुए यह परफॉर्मेंस नहीं था जो इस बार हो गया है। बीजेपी 120, शिवसेना शिंदे गुट 55 और एनसीपी 37 अपने आप में ऐतिहासिक है। लेकिन उससे भी बड़ी खबर जो है वो उत्तर प्रदेश है, जहां पर बीजेपी ने बड़ा कमबैक किया है उपचुनावों में 7-2। और झारखंड आप देखिए, झारखंड
वहां पर अभी भी उलटफेर लगातार हो रहा है। कभी बीजेपी गठबंधन आगे हो रही है, कभी जेएमएम गठबंधन आगे हो रहा है, लेकिन इतना क्लोज है कि मामला लास्ट में कहां रुकेगा यह भी कहा नहीं जा सकता। संजय झा, यहां से तो महाराष्ट्र में वापसी होती लग नहीं रही है महाविकास आघाड़ी की। नहीं सुशांत जी, मैं यहाँ पर कोई कश्मकश और दुविधा में नहीं हूँ। ये स्वीकार करना पड़ेगा कि अभी 3 राउंड्स की काउंटिंग हुई है और होंगे, लेकिन ये तो रुझान के संकेत काफ़ी साफ हैं कि महाराष्ट्र के जो रिजल्ट्स आ रहे हैं, टू बी वेरी फ्रैंक सुशांत, आप भी काफ़ी अनुभवी संपादक रहे हुए हैं। क्या आपको भी ये उम्मीद था? मुझे नहीं लगता है कि किसी पोस्टर ने भी ये अनुमान किया था, और ये भविष्यवाणी तो मैं समझता हूँ कि बीजेपी और एनसीपी पवार उनको भी मालूम नहीं था। तो ये तो बहुत ही आश्चर्यजनक। संजय जी, क्या आपको लगता है कि इसमें एक बड़ी भूमिका जो है वो, हम ये तो कहते हैं कि पीएम ने कहा एक है तो सेफ हैं, योगी गए उन्होंने कहा बटेंगे तो कटेंगे, हिंदू वोट कंसोलिडेट हो रहा है, आरएसएस ने जमीन पे काम किया, लेकिन क्या उद्धव ठाकरे जिस तरह से औरंगजेब की तारीफ करने लगे, जिस तरह से वो कहने लगे कि भाई बाबरी मस्जिद वाला जो है वो हमारे से गलती हो गई थी, क्या ये जो चीजें हैं ये उद्धव ठाकरे का जो कोर वोटर था उसको हर्ट कर गई और उसका भी बड़ा योगदान है इस नतीजे में? ये देखिए, प्रचार का तो बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होता है, और मैं समझता हूँ कि भाजपा का जो ये निरंतर हमला रहा उद्धव ठाकरे पर कि आप हिंदुत्व थे, आपने हिंदुत्व को छोड़ दिया, वो लगता है एक राजनीतिक आरोप था। सच की तो राजनीतिक आरोप था, क्योंकि उद्धव ठाकरे जी भी कहा कि मैं सही हिंदुत्व का एक प्रतीक हूँ, लेकिन जनता जो उनके जो समर्थक हैं शिवसेना के, उनको लगा कि ये सही नहीं है, क्योंकि एक विचारधारा का एक बाला साहब ठाकरे का बेटा अगर ये कहे कि हमसे बाबरी मस्जिद में गलती हो गई थी, ये बाला साहब ठाकरे वाली शिवसेना का समर्थक नहीं स्वीकार कर पाएगा। नहीं किया, और मैं समझता हूँ कि तो यानी उन्होंने ब्लंडर किया। मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत ही एक शॉकिंग रिजल्ट है, क्योंकि यहाँ पर बाला साहब ठाकरे के बेटे उद्धव जी, और ये तो वंशवाद या परिवारवाद जो भी बोलिए, हर पार्टी तो क्षेत्रीय पार्टी में ज़्यादा परिवार का बहुत ही बड़ा एक भूमिका होता है, लेकिन आज यदि शिवसेना के समर्थक शिंदे जी को प्रेफर कर रहे हैं ओवर उद्धव जी, तो ये तो मैं समझता हूँ कि ऐतिहासिक एक नहीं, मुझे लगता है उनको उनके ऊपर पसंद करने की वजह शायद उद्धव ठाकरे ने खुद दे दी, क्योंकि वो अपने पिता की लाइन से दूर जाते दिखे और शिंदे जो है वो वही लाइन पकड़े रहे जो बाला साहब ठाकरे बोलते थे। लेकिन देखिए सुशांत जी, लेकिन मैं मुंबई में रहता हूँ, तो मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा। इस चुनाव में तोड़ फोड़ की जो राजनीति का जो आरोप भाजपा पे है, कैसे उन्होंने एनसीपी और शिवसेना को तोड़ा, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, एक तरीके से देखेंगे तो एक युवाओं काफ़ी हताश थे, बहुत सारा महाराष्ट्र का बिजनेस गुजरात चला गया, ये सब बड़े अहम विषय थे, लेकिन आज उसका कोई असर नहीं हुआ। इसका मतलब किरीट सोमैया ट्वीट कर रहे हैं, बीजेपी नेता किरीट सोमैया का ट्वीट आया है कि वोट जिहाद के विरुद्ध धर्म युद्ध की जीत हुई है। अब देखिए, अब ये भाई उन्होंने जो नैरेटिव गढ़ा वो उनको लग रहा है कि उसकी जीत हुई है, लेकिन शाजिया इल्मी, इसमें एक सवाल ये पूछा जाएगा कि महाराष्ट्र में तो हिंदू वोटर एकजुट हो गया, मान लीजिए आपके नैरेटिव के साथ चला गया, लेकिन झारखंड में जेएमएम गठबंधन 43 पर है, तो वहां इसका मतलब आपने जो कहा कि घुसपैठ हो रही है और वहां पर लोगों को घुसा रहे हैं जेएमएम वाले, ये नैरेटिव तो फिर फेल हो रहा है। वहां आप 35 पर हैं, जेएमएम गठबंधन 43 पर है। नहीं, मुझे लगता है झारखंड में भी हमारे बहुत ही अच्छे शानदार नंबर्स हैं, और हमें बिल्कुल भी इसमें डिफेंसिव होने की जरूरत नहीं है। जो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा होती है वो रहती है, उसमें कुछ इधर उधर की बात नहीं है कि हम आए जाएं या बाएं जाएं। तो जरूरी बात आप लोग बात कर रहे हैं महाराष्ट्र की, तो जनादेश होता है, लोग तय करते हैं कि किसकी पार्टी है, कौन उसका उत्तराधिकारी है और विरासत किसके पास है। वहां पे ये साफ हो गया है, और कहीं ना कहीं ताज्जुब बहुत से लोगों को यहाँ पे इस वक्त हो रहा है कि क्यों लोगों ने पूरे दिलो जान से महाराष्ट्र में महायुति के लिए वोट दिया है। तो बिल्कुल साफ है, 5 साल पहले मुझे लगता है कहीं ना कहीं इसका फैसला हो चुका था। जैसे ही उद्धव ठाकरे ने कांग्रेस का हाथ थामा था,
कुर्सी पर पहुंचने के लिए। मुझे लगता है ये फैसला तभी हो गया था, ये बदला नहीं है। लेकिन उसके अलावा आप रियलाइज कीजिए महाराष्ट्र अपने आप में, और आप देखिए ये जो रिजल्ट्स आप मैं आपको थोड़ा सा रोक रहा हूं, गिरिराज सिंह कुछ कह रहे हैं, एक बार सुन लेते हैं फिर आ रहा हूं। सांप्रदायिकता का महाराष्ट्र में मुसलमानों को लेकर के वो नंगा नृत्य वो महाराष्ट्र ने नकार दिया। लेकिन लालू यादव कह रहे हैं आप लोग हार रहे हैं, दोनों राज्यों में चारों सीटों उपचुनाव पे भी हार रहे हैं। कौन का तो हमारे बेचारे लालू जी अगर बोल करके संतोष कर रहे हैं तो क्या करने दीजिए उनको। गौतम अडानी को भी लेके कह रहे हैं कि अरेस्ट क्यों नहीं कर रही है सरकार उनको। पहले अपन देखें न, पहले भ्रष्टाचार के दलदल में। नीतीश कुमार को लेकर कहा जा रहा है कि अंतिम यात्रा पर निकल रहे कांग्रेस के। तो महाराष्ट्र में बीजेपी की जीत लगभग तय दिख रही है। 224 से बहुत नीचे आना तो मुश्किल लगता है, लेकिन वहां पर इसी नतीजों को देखते हुए या रुझानों को देखते हुए लड्डू बंटने शुरू हो गए हैं। महाराष्ट्र बीजेपी के ऑफिस में लड्डू बंटने शुरू हुए हैं। जरा वहां से एक रिपोर्ट देखिए। अरे यार दूंगा ना, सब दूंगा। ठीक है, आप देखिए वहां पर तस्वीरें, लड्डू के डब्बे पहुंचने शुरू हो गए हैं। और उत्तर प्रदेश में भी बड़ा उलटफेर देखिए, अब वहां से रिपोर्ट आ रही है, देखिए जरा। को बम्पर जीत मिलती हुई दिखाई दे रही है और उसका जश्न फिलहाल आप बीजेपी के ऑफिस में देख सकते हैं। यहां पर लड्डू के जो पैकेट्स हैं वो आपको तस्वीरों में दिखाई देंगे। फिलहाल के लिए पॉलिथीन्स में डब्बे में ले के यहां पर अभी रख दिया गया है। लेकिन फिलहाल जो सब्र है अभी बीजेपी के कार्यकर्ताओं नेताओं की तरफ से दिखाया जा रहा है, क्योंकि शुरुआती ट्रेंड है अभी और उसमें जो आंकड़ा है वो 150 प्लस जा रहा है। ऐसे में फाइनल जो रिजल्ट है उसकी उम्मीद की जा रही है कि उसके आने के बाद कुछ स्थिति अगर क्लियर होगी तो उसके बाद ही जो मिठाई के डब्बे हैं वो बाहर निकलेंगे। लेकिन फिलहाल धीरे धीरे करके ही सही, लेकिन यहां पर जो मिठाई के डब्बे हैं वो आने शुरू हो गए हैं और अब यहां पे जो पदाधिकारी हैं बीजेपी के उनके कार्यालय में रखना शुरू कर दिया है। यानी जश्न का माहौल फिलहाल यहां पर होता हुआ दिखाई दे रहा है। आप तस्वीरों में देखें जो पैकेट्स हैं ब्लू कलर के, करीबन 8 से 10 ऐसे बड़े पैकेट्स वहां पे रखे गए हैं और उसी में मिठाई के डब्बे हैं। बताया जा रहा है कि लड्डू लाया गया है। लेकिन चूंकि पिछली बार का जो लोकसभा का एक्सपीरियंस रहा था महाराष्ट्र बीजेपी का, कि उम्मीद की जा रही थी शुरुआती रुझानों के तहत कि बम्पर जीत महायुति को मिलने वाली थी, लेकिन करीबन 17 सीटें ही मिल पाई थी। तो वो उस चीज को कहीं ना कहीं ध्यान में रखते हुए फिलहाल जो मिठाइयां हैं वो कार्यालय में आ चुकी हैं, लेकिन उनको इंतजार है कि ट्रेंड्स और ज्यादा जब रिजल्ट में तब्दील होंगे तो उसके बाद वो मिठाई के डब्बे बाहर ले आके उसका जश्न मनाया जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट राजेश खाड़े के साथ अतुल सिंह, टाइम्स नव भारत, मुंबई। तो लड्डू बट रहे हैं महाराष्ट्र में, वहां जलेबी नहीं बट रही, लेकिन जश्न शुरू हो गया है क्योंकि महाराष्ट्र में बीजेपी गठबंधन की सरकार बन रही है, अब यह मान लिया गया है। आनंद रंगनाथन हमारे साथ जुड़ गए हैं स्टूडियो में। आनंद भाई, आपका बहुत स्वागत। सिर्फ आप ही आनंद में नहीं है, आनंद में तो बीजेपी भी है, लेकिन नहीं देखिए, मैं अपने कम्युनिस्ट मेरे जो भाई हैं यहाँ पे, मैं आनंद नहीं हूँ, बिल्कुल मातम मना रहा हूँ। ईवीएम्स आर टू ब्लेम। सूट बूट की सरकार, देखिए आज ये सूट भी पहन के आए थे। और सबसे दुख की बात है कि नोटा के इस बार सीपीएम से कहीं ज्यादा वोट नोटा को मिल गए येट अगेन। नहीं बस देखो इस पे आप क्या 223। एक मिनट पहले आप अपने हाथ दिखाइए कि आपके हाथों में नमक है, आप उनके जख्मों में नमक क्यों छिड़क रहे हैं? अब जो भी मतलब मुझे लगता है सुशांत जी सफदरजंग के बर्न्स वार्ड में इतने पेशेंट्स नहीं होंगे जो आज आपको दिखेंगे। बर्नौल की बिक्री बढ़ने वाली आप कह रहे हैं। लेकिन आनंद रंगनाथन, जरा इस पर प्रकाश डालिए कि यूपी में और महाराष्ट्र में क्या चल गया जो झारखंड में बीजेपी नहीं चला पा रही। देखिए अभी किसी ने इनफैक्ट बताया कि जो महाराष्ट्र में सक्सेस, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू पॉइंट वन फिंगर एट इट। 3 या 4 रीजंस हो सकते हैं इस ऐतिहासिक जीत में। कहूँगा लैंडस्लाइड भी इसको एनकैप्सुलेट नहीं कर सकती। एक, लोकसभा इलेक्शंस के बाद ग्राउंड स्वेल
जो मिसिंग था वो आरएसएस रियलाइज्ड कि लिसन दिस इज डू और डाई, सो आरएसएस जंप्ड ऑन टू द फ्रे लाइक नेवर बिफोर। तो ग्राउंड प्रिपरेशन जो आरएसएस ने किया है अनप्रेसिडेंटेड था महाराष्ट्र में, आई नो इट फॉर अ फैक्ट। नंबर 2, जो इनकी लाडली स्कीम आई है जो 1500 पर मंथ देने की थी, वो झारखंड में ऑलरेडी एप्लीकेबल थी। आई थिंक 1000 रुपीज पर मंथ वाज ऑलरेडी बीइंग गिवन, सो इट वाजंट समथिंग नॉवल दैट पीपल सेड वी आर ऑलरेडी यू नो देयर वर फ्रीबीज दैट वर गिवन जहाँ पे झारखंड की बात है। लेकिन महाराष्ट्र में ये एक्सप्लेन करना कि 200 मतलब अब तो मन कर रहा है कि रुक जाओ भाई 288 से ऊपर क्या कर रहे हो मतलब इट्स जस्ट अनबिलीवेबल। ये मैंडेट अब एक तरह से अगर देखिए बाल ठाकरे साहब ऊपर से अगर देख रहे हैं तो वो कहेंगे कि बोल भले ही नरेंद्र के हों लेकिन शब्द मेरे थे, एक हैं तो सेफ है। स्क्रिप्ट उनकी है, लिखा मैंने। लेकिन सुशांत जी देखिए, जहां तक झारखंड का नतीजा है वो ये भी बता रहा है कि वहां पर जेएमएम और कांग्रेस ने विकास पे जीता है। देखिए क्योंकि वो सरकार में थे, भाजपा ने बहुत ही आक्रामक प्रचार किया, उन्होंने भावनाओं को भड़काने की कोशिश ये लीजिए सर, शुरू हो गया संजय राउत का बयान, कुछ तो गड़बड़ है। संजय राउत कह रहे हैं कुछ तो गड़बड़ है, ये बयान आ गया है तो इसमें कोई बहुत आश्चर्य की बात नहीं है। कुछ तो संजय राउत के बयान में कोई गड़बड़ नहीं है, उनसे यही उम्मीद थी कि वो यही बोलेंगे। सुनिए एक बार संजय राउत। पराजय हार जीत लोकशाहीमध्ये हे होत असतं आणि त्याच्याविषयी आम्हाला काय म्हणायचं नाही, पण जे निकाल लावून घेतलेले आहेत, जे निकाल लावून घेतलेले आहेत त्या लावून घेतलेल्या निकालावर माझ्यासारख्या लोकशाही मानणाऱ्या माणसाचाही विश्वास असू शकत नाही। राऊत साहेब, पण जे निकाल आहेत पूर्णपणे दिसतंय की लाडकी बहीण या योजने मला असं वाटत नाही, कारण या आधी म्हटलं जात होतं महाराष्ट्रामध्ये तो चूंकि हमारे साथ संजय राउत का बयान सुन रहे थे, ये बताइए सर, आप तो मुंबई में रहते हैं, मैं ठीक ट्रांसलेट कर रहा हूँ, वो यही कह रहे थे कि उतार चढ़ाव हार जीत लगी रहती है लेकिन इतनी बड़ी हार ये विश्वास नहीं। देखिए सुशांत जी, इस बात को भी तो स्वाभाविक है क्योंकि ऐसे नतीजे तो किसी के भी दिमाग में नहीं था। मैं समझता हूँ कि देखिए मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन मैं एक मिनट, इलेक्शन कमीशन को इस बात का जवाब देना पड़ेगा कि जब बंद आपने एक बार बताया कि 61% वोटिंग हुआ है, अचानक 5% वोटिंग 2 दिन के बाद आप अनाउंस कर रहे हैं, वो मुझे लगता है कि ये होता कैसे है। अरे ईवीएम तो मशीन है, आपको तो मालूम होना चाहिए कि कितने वोटिंग आ गए, फिर 24 घंटे या 48 घंटे के बाद 5% बढ़ गया, ये कैसे होता है? इस पर कोई बातचीत तो होनी तो चाहिए। इसी से मैं समझता हूँ कि जनता में जो संदेह आता है, यही एक बड़ा एक दुर्भाग्यपूर्ण। एक मिनट, बीजेपी सरकार बनाए उसमें कोई समस्या नहीं है, लेकिन कोई तो रियलिस्टिक तरीके से जीतो ना। 160 170 पे जीते तो हम कुछ ना कहते सर, ये रियलिस्टिक तरीका रियलिस्टिक नहीं है ना। नहीं, ये 146 लाना तब हम मानेंगे, नहीं तो नहीं मानेंगे। ये क्लियर धांधली है, मैं तो साफ कह रहा हूं धांधली है। सर मैं आपको एक बात बताता हूँ, देखिए विवेक जी, कभी तो विपक्ष को अपने अंदर झांकना, कभी सर मैं कह रहा हूं कभी तो उद्धव ठाकरे झांकेंगे कि मेरे पापा कहते थे कि बाबरी मस्जिद हमने गिराई, ताल ठोक के कहते थे बाल ठाकरे, उनका बेटा कह रहा है हमसे गलती हो गई। नहीं तो वोटर को नहीं दुख होगा उनके? बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए ये अगर वो औरंगजेब की तारीफ करेंगे और बाला साहब ठाकरे कह रहे हैं औरंगजेब को, क्या उनको वो वोटर को नहीं दिखेगा? और वो कहेगा कि नहीं नहीं जो भी तुम कहते हो हम तो तुम्हारे साथ रहेंगे क्योंकि तुम उनके बेटे हो। तो फिर शरद पवार के भी कम आएंगे, सबके कम आएंगे। शरद पवार के ज्यादा आए हैं कांग्रेस के, ऑलमोस्ट कांग्रेस से ज्यादा जानने वाले। आप अगर ये कहते मुझे आज कि भाई महायुति जीती है, भाजपा जीती है, हम इनको बधाई भी देते, लेकिन कुछ रियलिज्म होता है भाई। 160 अरे पर रियलिज्म आप तय थोड़ी करेंगे बॉस, आप रियलिस्टिक है। आप कैसे रियलिज्म तय करेंगे? अच्छा एक मिनट आनंद भाई, 30 है। हाँ एक मिनट मुझे ये बताइए, एक मिनट सर, एक मिनट अभी ये बताइए, झारखंड में 49-29 हो गया, ये रियलिस्टिक है? कैसे 49 हो गया, कैसे 29 हो गया ना? कितना का फर्क आता है तो पता चलेगा, तब पता चलेगा। एक रियलिस्टिक फिगर से जीते ना, ये थोड़ी ना होता है कि 400 बोल के 240 आया तब रियलिस्टिक था। ये कोई बात होती है सर कि जो आप बोलेंगे वही रियलिस्टिक है? शाइना, एक मिनट सर, शाइना एनसी जुड़ गई है। शाइना एनसी, महाराष्ट्र में ये क्या हुआ है जरा समझाइए। यहां लोग कह रहे हैं भाई विश्वास नहीं हो रहा, आपने ईवीएम में गड़बड़ की है।
आप म्यूट हैं, म्यूट हटा दीजिए। आप बोलिए, आप बोलिए। ओके ओके, मुझे ऑडियो आ रही है अभी। जी, अब बताइए, झारखंड में, माफ कीजिएगा, महाराष्ट्र में ये क्या हुआ है? 223 आप लोग आगे दिख रहे हैं। अब लोग कहने लगे कि ये रियलिस्टिक फिगर नहीं है, थोड़ा रियलिस्टिक जीत आपको हासिल करनी थी। अब ईवीएम में गड़बड़ कहने लगे हैं लोग। देखिए, जब कोई और जीते तो बोले कि जो जीता वही सिकंदर, और जब हम जीते तो बोले ईवीएम टैंपरिंग। ये कहाँ से न्याय होता है? महायुति के नेतृत्व को हमने देखा है, जिस ढंग से कांग्रेस ने अपने नकारात्मक बयानबाजी की, संजय राउत और उबाटा सेना ने स्पर्धा लगाया कि हर सुबह हम कुछ नैरेटिव सेट करेंगे जो गलत है, तुष्टिकरण की राजनीति की। वहां दूसरे तरफ महायुति ने सिर्फ और सिर्फ प्रगति की राजनीति की, और वो प्रगति आदरणीय एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार के नेतृत्व में है और हमेशा रहेगा। माननीय प्रधानमंत्री ने जो लाभार्थी के लिए किया, पूरे देश में आज इसकी चर्चा है। और आते हुए दिन में हम सब जानते हैं कि जिस रफ्तार से यहाँ प्रोग्रेस, मुंबई जैसे शहर में अटल सेतु हो, मेट्रो हो, कोस्टल रोड हो, बुलेट ट्रेन हो, अनगिनत ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं। लोग क्या चाहते हैं? आज जब माननीय मुख्यमंत्री की लाड़की बहन योजना से 2.5 करोड़ महिलाओं को 7,500 मिला है उनके बैंक अकाउंट में, क्या वो प्रभावित नहीं होंगे? हर एक महिला ने वोट दिया है तो महायुति को, हर एक युवा ने वोट दिया तो महायुति को। इंटर्नशिप स्कीम हो, स्टाइपेंड हो, हमने देखा है कि फार्मर्स हो, उनको जो एक पेंशन स्कीम्स मिले हैं, उनको जो डायरेक्ट ट्रांसफर मिला है, जैसे कि प्रधानमंत्री ने कहा 4 वोट बैंक है। ये 4 वोट बैंक क्या है? सर्वप्रथम महिला, युवा, बुजुर्ग और किसान, और ये सभी लाभार्थी। शाइना जी, ऐसे में जब आपको 223 के करीब सीटें मिलती दिख रही हैं, 200 प्लस है, और बीजेपी खुद 120 के पार जाती दिख रही है, क्या फडणवीस जी की वापसी होगी मुख्यमंत्री की कुर्सी पर? देखिए, मैं कोई स्पेक्यूलेशन में नहीं जाऊंगी, ये नेतृत्व ही तय करेगा। और हाँ, हम जो जीता वही सिकंदर, और जहां जीत होती है वहां निर्णय नेतृत्व लेते हैं। हम कार्यकर्ता के रूप में सिर्फ काम कर रहे हैं। और क्या कार्यकर्ता, शाइना, एनसी की इच्छा है कि फडणवीस जी को वो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर देखें? कार्यकर्ता का एक ही लक्ष्य है और एक ही रिक्वेस्ट है कि महाराष्ट्र को एक विकसित महाराष्ट्र बनाए, और उस दिशा में हम काम करें कि हमारे लोगों को फायदा हो और ना सिर्फ नुकसान। क्योंकि जब पटरी से उलट के गाड़ी जाती है, जैसे कि हमने देखा महाविनाश अघाड़ी ने जो जो करतूत किए उनके शासनकाल में, उससे बहुत नुकसान होता है आम पब्लिक को। हम सिर्फ चाहते हैं कि हमारे महाराष्ट्र के लोगों को फायदा हो और आते हुए दिन में एक विकसित भारत बने। ठीक है शाइना एनसी जी, बहुत बहुत आपको बधाई। बहुत धन्यवाद। फिलहाल लग रहा है यही नतीजे रहेंगे तो आपको जीत की बहुत बधाई। 224 पर बीजेपी गठबंधन है। लेकिन झारखंड के लिए आपको बड़ी खबर बताऊं, झारखंड में बड़ा उलटफेर। बीजेपी गठबंधन अब 28 पर आ गई है और जेएमएम गठबंधन ने बड़ी बढ़त बना ली है 50 सीटों पर। और वहां पर जो 28 आदिवासी सीटें हैं, वहां पर जेएमएम गठबंधन 23 सीटों पर आगे चल रही है। एक बार संजय राउत को सुन लीजिए, वो हिंदी में कुछ कह रहे हैं। कारस्थान हो गया है और उसकी तैयारी पहले से चल रही थी। हमने ये महाराष्ट्र जो गौतम अडानी के जेब में जा रहा है, मुंबई जेब में जा रहे हैं, हमने विरोध किया। ये अडानी राष्ट्र नहीं होने देंगे। तो इसके लिए इस प्रकार के नतीजे महाराष्ट्र के ऊपर लाद गए हैं। ये जनता का कौल हो ही नहीं सकता। महाराष्ट्र की जनता का मन हमें मालूम है, ये हो ही नहीं सकता है। राउत साहब, दिख रहा है कि लाडली बहन जो सरकार की, अरे लाडली भाई, यहाँ लाडले भाई है, लाडले नाना जी है, लाडले दादाजी है, सब कुछ लाडले है ना यहाँ। हमको मालूम है क्या है ये। इतनी ये निर्णय जो आया है, ये नतीजा आया है, ये जनता का निर्णय नहीं है, मैं इतना ही कहूंगा। नहीं राउत साहब, लेकिन लोकसभा चुनाव के वक्त आपने जो जनता ने कॉल दिया उसको उस वक्त भी हमने कहा था मोदी जी हार गए हैं, लेकिन चाहे महाराष्ट्र हो चाहे और स्टेट में गड़बड़ की है। महाराष्ट्र के नतीजे भी उससे ज्यादा आने वाले थे अच्छे।
हमारी 4 या 5 सीटें लोगों ने चोरी की है, मैं आपको बता रहा हूं। नहीं, पर राउत साहब अब दिख रहा है कि महाराष्ट्र के विधानसभा में विपक्ष के लिए भी कुछ, मतलब विपक्ष नेता बनने के लिए लोकसभा के 2 चुनाव में 2014-2019 में मोदी और शाह ने यही किया था कि विपक्ष का नेता कांग्रेस को नहीं मिलना चाहिए। इस बार भी वही स्ट्रेटेजी महाराष्ट्र में की है। संजय राउत जो बोल रहे हैं उसमें कुछ नया नहीं है, और वो ये कह रहे हैं कि मोदी शाह ने 2014-19 में लोकसभा में विपक्ष का नेता नहीं बनने देना है, कांग्रेस को ये प्लान किया था, फिर उनका मूड आया कि नहीं यार किसी को बना देते हैं, मजा नहीं आ रहा, तो 2024 में अपनी सीटें घटा ली। मतलब कुछ भी बोलते हैं, अब मैं क्या ही बोलूं। जिहाद नहीं हुआ, वोट जिहाद नहीं हुआ, फिर क्या वोट जिहाद नहीं हुआ महाराष्ट्र में? नहीं, उसका काउंटर हो गया ना, वो कह रहे हैं किरीट सोमैया की वोट जिहाद का काउंटर हो गया। नहीं, हिंदू एकजुट हो गया। नहीं, मुझे तो ऐसा लग रहा है ये रिजल्ट जो मैनेज्ड है कि मुसलमानों ने भी जाके मोदी साहब को वोट किया है। बिल्कुल मैनेज्ड रिजल्ट। नहीं, आनंद रघुनाथन जी, मेरा एक प्रश्न है, एक मिनट आनंद भाई, मेरा एक प्रश्न है कि जब हम ये कह रहे हैं कि सरकारी योजनाओं का भी फायदा पहुंचा है, तो मैं इसको थोड़ा ऐसे समझना चाहता हूं कि अगर सरकारी योजनाओं का फायदा हो रहा होता और मोदी इफेक्ट भी होता उसमें, तो फिर लोकसभा में बीजेपी की सीटें नहीं घट रही होती। इसका मतलब उसके बाद के 6 महीने पे जो ग्राउंड पे काम हुआ उसमें आरएसएस ने जो काम किया, बीजेपी ने काम किया, मैं खुद जानता हूं, कई बीजेपी के नेताओं से बात हुई, केंद्रीय मंत्री, उन्होंने जाके ऐसे ऐसे जो छोटे गुट थे जो नाराज चल रहे थे उन पर काम किया, जा जाके मिले कि नहीं क्या नाराजगी है बताइए, इस तरह से काम हुआ। तो एक तो उस काम का असर है, दूसरा मुझे लगता है जो उद्धव ठाकरे ने ब्लंडर्स किए कि भाई बाबरी मस्जिद हमसे गलती हो गई या औरंगजेब की तारीफ की, वो उन्होंने ब्लंडर किया, और तीसरा जो एक बड़ा रीजन लगता है कि भाई वहां पर जो एक है तो सेफ है नारा वो चल गया है। ये 3 चीजें इस पे बिल्कुल मैं इस पे ही आने वाला था। एक तो उसका भी है, एक नाथ है तो सेफ है नहीं, लेकिन देखिए कभी कभी हम क्या करते हैं कि चीज़ों को, नारों को बज़वर्ड्स की तरह ले लेते हैं। अगर वो काम नहीं करते तो कहते हैं अरे भाई इससे फेलियर हुआ है। लेकिन ये बात एकदम सच है कि महाराष्ट्र जैसे रिच स्टेट में एक हैं तो सेफ हैं, जो कांग्रेस का पूरा प्लान था बांटने का, डिवाइड करके जीतने का, देयर इज़ अ रीज़न वाई महाराष्ट्र में ये स्लोगन सक्सेसफुल हुआ है। हो सकता है ये और जगह सक्सेसफुल ना हो। अब आप झारखंड में देखिए, झारखंड में एक एंड और सेफ हैं का आप देखिए, ये एक तरह से उल्टा ही हो गया मैं कह रहा हूं, जबकि झारखंड में ज्यादा होना चाहिए था क्योंकि इलीगल इमिग्रेशन का मुद्दा झारखंड में ज्यादा उठाया गया। नहीं, मुझे लगता है झारखंड में एक है तो सेफ है चला है, और वो उल्टा क्यों चला मैं आपको बताता हूं कि वहां हेमंत सोरेन ने ये नैरेटिव सेट कर दिया कि आदिवासी पे हमला हो रहा है, तो आदिवासी एक हैं तो सेफ हैं, ये चल गया है। और इसीलिए आप देखिए कि 28 सीटें जो आदिवासी बहुल इलाके में हैं वहां 23 पे जेएमएम गठबंधन लीड कर रहा है। तो उनका बिना कहे एक हैं तो सेफ हैं चल गया है कि भाई मैं आदिवासी था इसलिए मुझे टारगेट किया। सुशांत जी देखिए, अभी इसके नतीजे के पीछे कारण क्या है उसका तो विश्लेषण करना पड़ेगा। ये ऊपरी तरीके से कहना आसान है कि ये एक है तो सेफ है, ये सब चल गया है। कैसे मालूम है कि चल गया? देखिए महाराष्ट्र में जहाँ पर मैं रहता हूँ, मैं आपको पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, वहाँ पर ये सांप्रदायिक राजनीति कभी सर माफी के साथ रोक रहा हूँ, केशव प्रसाद मौर्य कुछ कह रहे हैं, डिप्टी सीएम, एक बार सुन लेते हैं। है इसलिए सपा जैसी पार्टी की राजनीति के अंत का संकेत है 2024 का या विधानसभा उपचुनाव। गर्मी तो नहीं लगे, एसी बंद करा। तो आप देख रहे हैं कि वहां से जो रिएक्शंस आ रहे हैं वो भी हम आपको बताते चलेंगे। जल्दी से मैं एक बार एक रिएक्शन ले लूं। हमारे साथ सपा के प्रवक्ता दीपक रंजन जुड़े हुए हैं। दीपक भाई, पहले आपके पास आया था लेकिन आपकी आवाज नहीं जा रही थी, अब अगर आप मुझे सुन पा रहे हो, यूपी में 6-3 का मामला लग रहा है सर, बहुत देर से वहीं अटक गया है। देखिए सुशांत जी, अभी ये रुझान है, अभी कोई परिणाम नहीं, परिणाम आने में भी थोड़ा सा वक्त है। मुझे लगता है कि थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए। और लेकिन जिस तरीके से उस दिन लोकतंत्र का महापर्व था, 20 तारीख को मतदान का दिन, और आपने देखा होगा किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने जो है लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाई थी, किस तरीके से नंगी रिवॉल्वर लेकर के लोगों को वोट डालने से जो रोका जा रहा था, निहत्थे महिलाओं के ऊपर रिवॉल्वर ताना जा रहा था, जिसने देश और दुनिया में उत्तर प्रदेश की सरकार को शर्मसार करने का काम किया। किस तरीके से लोगों को डिटेन किया गया, एक जाति विशेष के लोगों को उनके मोहल्ले में कर्फ्यू लगाने का काम किया गया, उनके सारे एविडेंस होने के बावजूद भी उनको वोट नहीं डालने दिया गया। आपके मीडिया जगत, ठीक है सर, वही आपका पुराना वाला ही है, मैं समझ गया। ये कुछ पटाखे फूट रहे हैं, आप उसकी तस्वीर देखिए, महाराष्ट्र से तस्वीर आ रही है।
बारामती की तस्वीर है जहां पर पटाखे फूट रहे हैं, लड्डू बट रहे हैं। अरे सुशांत जी ये पुराना आपको लग रहा है? रिवॉल्वर तान देना पुराना, पुरानी कोई तस्वीर मुझे लग रहा है सर, क्योंकि मैं आपको बताता हूँ वो रिवॉल्वर किसी को वोट देने से रोकने के लिए नहीं ताना गया था, वहां पत्थरबाजी हुई थी, उसकी तस्वीर थी। हमारा रिपोर्टर वहां मौजूद था, उसने मुसलमानों से पूछा, मुसलमानों ने कैमरे पर कहा कि हमको वोट देने से नहीं रोका जा रहा है। इसलिए मैं आपकी बात नहीं मान पाऊंगा सर, मेरी गलती है। मैं क्या कर सकता हूं? मैं अपने रिपोर्टर पे जाऊंगा, मैं ग्राउंड रिपोर्ट पे जाऊंगा, मैं फैक्ट्स पे जाऊंगा। आप अभी तक 9-0 का दावा कर रहे थे, अब 6-3 में गड़बड़ी हो गई। फिर आप कह रहे थे ईवीएम में गड़बड़ी कर रहे हैं। जब उस दिन गड़बड़ी हो ही गई थी ग्राउंड पे, तो फिर ईवीएम में गड़बड़ी क्यों करते? तो सर थोड़ा तो आपको सोचना पड़ेगा आप क्या बोल रहे हैं, मैं क्या बोल सकता हूं? ब्रेकिंग न्यूज यहाँ पे ऑफ द रिकॉर्ड कह लीजिए, ऑन रिकॉर्ड कह लीजिए, ऑन रिकॉर्ड कहना चाहिए। कहिए ऑन रिकॉर्ड नहीं कहिए। देखो आप पुलिस वाले पे डिस्कशन तो होना चाहिए, पुलिस वाले पे डिस्कशन तो होना चाहिए। आपको हमारी दोस्ती का नाता ऑन रिकॉर्ड क्या कह रहे थे? मैं कह रहा हूँ देखिए अब रियलिस्टिक है, ये रियलिस्टिक है। मैं कह रहा हूँ 5-4, 6, मतलब यूपी में रियलिस्टिक कह रहे हैं, महाराष्ट्र में अनरियलिस्टिक कह रहे हैं, महाराष्ट्र वाला झारखंड में भी रियलिस्टिक है, झारखंड में रियलिस्टिक, मतलब जहां मन किया देखो एक बैलेंस होता है ना, एक कम से कम कितने मार्जिन से आप क्लेम करते हैं आप वर्किंग क्लास के लिए काम करते हैं। बिल्कुल। महाराष्ट्र में 223 आप जितना भी कुछ कर लीजिए, यहाँ पे जो वर्किंग क्लास पीपल ऑन द ग्राउंड है, फार्मर्स हैं, आप विदर्भ में देख लीजिए जहां पे आप पता नहीं पिछले 6 महीने चिल्ला रहे थे कि रूरल डिस्ट्रेस है, वहां पे देखिए जो राउट हुआ है वहां पे, उसके बारे में आप क्या कहें? आनंद भाई ये नंबर रियलिस्टिक है, क्योंकि महाराष्ट्र और झारखंड दोनों जगह लेफ्ट की सीटें नहीं आई हैं, तो इससे ज्यादा रियलिस्टिक क्या हो सकता है? अमित भाई हमारे साथ हैं, प्रदीप भंडारी जी मैं आपके पास आ रहा हूं। अमित भाई अब आप जरा बताइए, आपने पूरा इलेक्शन कवर किया, महाराष्ट्र का डेटा आपको अनरियलिस्टिक लग रहा है क्या? झारखंड में क्या हो रहा है? जेएमएम पे वहां पर बीजेपी का नैरेटिव क्यों नहीं चला? उत्तर प्रदेश में क्या हुआ? अमित भाई देखिए, मुझे लगता है एक चीज हम लोग सुबह भी बात किए थे सुशांत, एक चीज को लेकर कि महिला जो है वो महिला दोनों जगह कमाल करने वाली हैं, और मुझे लगता है वही जो मैया सम्मान निधि है, जो महिलाएं वहां पर भी झारखंड में भी बड़ी संख्या में निकली है, वैसे ही बड़ी संख्या में जो महिलाएं हैं महाराष्ट्र में निकली है। तो मुझे लगता है कि महाराष्ट्र की जीत में सबसे बड़ा रोल अगर किसी ने प्ले किया है तो वो महिला है, जिन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। नहीं अमित, लेकिन मेरा इसमें एक काउंटर क्वेश्चन है, पूछिए। एक नहीं 2 काउंटर क्वेश्चन है, क्योंकि महिलाओं को जो फायदा था उस योजना का वो तो लोकसभा के समय भी मिल रहा था, तो क्यों नहीं वोट किया महिलाओं ने? नहीं देखिए, मैं बता रहा हूं कि वहां पर ये जो लाडली योजना है, ऐसी किसी योजना से जीत की गारंटी होती तो फिर हर सरकार देते कि 1,500 रुपया, फिर उसमें क्या है? लोकसभा में तो मोदी फैक्टर था, मोदी इसलिए झारखंड में देखिए सक्सेस उसमें हुए, लेकिन यहाँ पे विधानसभा चुनाव में एकदम सीधे उस तरह का होता है कि राज्य सरकारें ने क्या की है, और इसीलिए मैं बोल रहा हूँ। मुझे लगता है हम बहुत सिंपलिस्टिक कर देंगे अगर हम सिर्फ लाडकी बहना की बात सिर्फ उसकी बात नहीं कर रहा। मैं ये भी कह रहा हूँ कि वहां पर अगर आप झारखंड में देखिए तो आदिवासी को से अलग नहीं कर पाए आप किसी भी तरीके से। आपने जो जेल भेज, नहीं मुझे लगता है झारखंड में जो मेरा अपना एनालिसिस है, हालांकि अभी 30-48 फिर हो गया है, पता नहीं है कहां जाके रुकेगा, लेकिन अगर जेएमएम को समर्थन मिल रहा है तो मेरी सोच ये कहती है कि इसमें बहुत बड़ा फैक्टर है हेमंत सोरेन को जेल भेजने का, वही मैं बोल रहा था, और चंपई सोरेन को तोड़ने का। इसकी वजह से बीजेपी को नुकसान हुआ है। प्रदीप भंडारी, आपको लग रहा है कि झारखंड में आप लोगों ने गलती कर दी हेमंत सोरेन की पार्टी तोड़कर? सुशांत जी, मैं झारखंड के ऊपर मैं चाहूंगा कि 1 घंटा हम थोड़ा और इंतजार कर लें, क्योंकि पिछले 2 घंटे में 2 से 3 बार नतीजा फ्लिप हुआ है, और हमने छत्तीसगढ़ चुनाव 2023 और बिहार चुनाव 2015 के अंदर देखा है कि किस तरीके से नतीजे जो क्लोज इलेक्शंस में फ्लिप होते हैं वो समय के साथ में बदलते हैं। तो मैं इस पे थोड़ा सा होल्ड करूंगा, अगर ये आगे रहेगा तो जरूर मैं आत्मचिंतन करूंगा। मैं विवेक श्रीवास्तव और संजय जाट जैसे वोटर्स को ब्लेम नहीं करूंगा, मैं आत्मचिंतन करके आपको बताऊंगा मैनेज करने जा रहे हो क्या? तो अभी 2 नतीजे जो स्टेबलाइज कर रहे हो वहां भी कुछ मैनेज करोगे क्या? हे भगवान, सीधे बता दो मैनेज का क्या मतलब? मैं बताता हूं क्या है, ईवीएम हैक हो रहा है, ये मैनेज का मतलब और क्या है? आप बताइए ना। 2 से कोई ये कौन सी फिगर है? किसी ने नहीं एक्सपेक्ट किया था, ये तो गलत फिगर है, ये होनी ही नहीं चाहिए। 25 सीट जो है विवेक जी, आपकी जो राजनीतिक समझ है वो इसी से समझ में आ गई, तभी लेफ्ट की 0 सीटें आती हैं। जब आपको ये नहीं पता कि 20 सीटें जो है वो मार्जिन 2000 वोट से कम की है। अब आप समझिए, मेरी बात सुनिए, जो नतीजा स्टेबलाइज हुआ है वो महाराष्ट्र का स्टेबलाइज हुआ है और उत्तर प्रदेश का स्टेबलाइज हुआ है, और इन दोनों के अंदर आपकी झूठ की गारंटी फ्लेम हुई है और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सच की गारंटी, विकास की गारंटी आगे बढ़ी, और महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हमको समर्थन किया। और एक और चीज है सुशांत जी, कि हम में एक एबिलिटी है कि हम अपने आप को इंप्रूव कर सकते हैं।
महाराष्ट्र और हरियाणा ये बताता है कि भारतीय जनता पार्टी अगर मान लीजिए जमीन के अंदर कुछ इंप्रूवमेंट करना होता है, इमीडिएटली जनता के बीच में जाती है, हमारी सब ऑर्गेनाइजेशनल आर्म काम करती है और हम इमीडिएटली विद इन मंथ्स जो है रिकवर करते हैं। हम वोटर्स को ब्लेम नहीं करते, हम जाके ईवीएम को ब्लेम नहीं करते, हम लोकतंत्र को ब्लेम नहीं करते। इसीलिए महाराष्ट्र में एक और आपने देखी, भाजपा की अकेले की सीटें हरियाणा और मैं महाराष्ट्र के आपके रिजल्ट्स को मैं नहीं मान रहा हूँ, मैं दोनों को, संजय रावत जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं। आपने हरियाणा के अंदर भी गड़बड़ियां करी है और यहाँ भी हुई है। पार्टी और शरद पवार से ज्यादा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वीवीपैट से टैली कराओ तो टैली कराओ, फिर हम कश्मीर में तो ये चाहते ही नहीं सत्ता में आना कश्मीर में। और अब ये प्रियंका गांधी जीती है, ये गलत है, ये मैनेज्ड है। तंत्र हैक हो गया, कभी बोलते विवेक भाई, इस देश में विवेक भाई, इस देश में लोगों ने लेफ्ट को सीरियसली लेना बंद किया है, लेकिन आप चूंकि तार्किक बात करते हैं, लेकिन आपको दर्शक अभी भी सीरियसली लेता है। नहीं, संजय रावत ने भी तो वही कहा है ना, संजय रावत। देखिए मैं कह रहा हूं हार गए, मान लीजिए हार गए, कुछ गर्मियां होंगी उस पे बात कीजिए। नहीं है, हम भी सीरियस नहीं है। अरे नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं तो आपको सीरियस कह रहा हूं, लेकिन आप ईवीएम पे बात करेंगे तो मुझे सीरियस नहीं लगने लगता। देखो सुशांत भाई, ये रिजल्ट है, ये रिजल्ट रियलिस्टिक नहीं है। बात नहीं हुई, हर बार वही ईवीएम जीतते बीजेपी, हमने कहां मना किया है, लेकिन ये इतने से ये है ही नहीं है फिगर्स। प्रदीप भंडारी मुझे ये बताइए, प्रदीप भंडारी आप बताइए वोट जिहाद का क्या हुआ, कहां गए मुसलमानों के वोट? इनके हिसाब से तो वो वोट जिहाद जिसमें तुम लड़ रहे थे पूरे एक महीना मुझसे, ये वही लोग हैं जो 2014 के अंदर, नहीं ये आपका यही लॉजिक है, 2014 के अंदर सक्सेसफुल होना चाहिए। नहीं, ये कह रहे थे ना, मतलब कमाल हो गया यार, एडमिशन क्या आपका? नहीं, इसका मतलब एडमिशन क्या? नहीं, एक मिनट, प्रदीप भंडारी आप एक महीने से मुझसे लड़ रहे हो कि वोट जिहाद, वोट जिहाद, वोट जिहाद। क्या वोट जिहाद हुआ? नहीं, एक सेकंड, क्या वोट जिहाद कोई चीज है? आपको कैसे पता नहीं हुआ? था आप लोगों की तरफ, कैसे पता कि नहीं हुआ? और दूसरा वोट हो सकता है कि वहां गए हो, कैसे पता नहीं हुआ? नहीं, ये रिजल्ट से तो कुछ भी नहीं हुआ है। ये तो आपके पूरे महाराष्ट्र में करवा देने वाला है। तो आप लोग ये कह रहे हैं लेफ्ट इलेक्शन में बिलीव नहीं करता, मैं जानता हूं, लेकिन फर्स्ट पास द पोस्ट होता है। अगर 100 लोगों में से 20 लोगों ने वोट किया है तो बाकी 80 लोग जिताएंगे कि नहीं जिताएंगे? आप ये कह रहे हैं ये 54 सीट्स जो कांग्रेस प्लस की आई हैं, ये सारे के सारे वोट जिहाद है, बाकी जो आई है सारे बीजेपी को है। कौन कह रहे हैं आप? और क्या कह रहे हैं आप? ये नहीं कह रहा, नहीं, मुसलमानों के वोट जिहाद जो हल्ला मच रहा था कई महीनों से, वो कहां गए? प्लीज टेल संजय, यू नीड नथिंग कॉल वोट जिहाद, देयर इज नथिंग कॉल वोट जिहाद। सुशांत आप कह रहे हैं कि ईवीएम की आप भी कह रहे हैं। सुशांत जी, मैं यही कहना चाहूंगा, क्या एक सेकंड बस एक ब्रेकिंग बता दूं, उदित राज का ट्वीट आ गया है हर बार की तरह कि जब तक ईवीएम है तब तक निष्पक्ष चुनाव नहीं हो सकते। चलिए बोलिए। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि नतीजे जो है अब उसको तो स्वीकार करेंगे, परंतु किसी को विश्वास था कि अजीत पवार, मैंने क्यों स्वीकार करो इलेक्शंस अगर इस तरह से हर बार कर दीजिए, एक मिनट, बिल्कुल अजीत पवार, सुशांत, आई ऑब्जेक्ट टू दिस। अजीत पवार, यू वांट टू बॉयकॉट द इलेक्शन? नहीं, अगर यही सब चलेगा तो क्या करेंगे अब आप? फेयर फिर कोई पुलिस वाला रिवॉल्वर कर दीजिए ना, नहीं मैं ये कह रहा हूँ, एक मिनट आनंद रंगनाथन जी, इससे अच्छा कि आप लड़े भी, जहां जीत जाए वहां माने, जहां हार जाए वहां गाली दें, इससे अच्छा मत लड़िए। फिर मत लड़िए, फिर आप केरला में मत लड़िए, मत करिए फिर आप इलेक्शन। हरियाणा में भी यही हुआ था, जब पहले हरियाणा आ गया तो अलग था। नहीं, अच्छा लोकसभा में जो मेजॉरिटी नहीं मिली, संजय जस्ट वन क्वेश्चन, सबका एक नजरिया होता है। आई मीन, आर यू सेइंग लोकसभा भी गड़बड़ था? नहीं, देखिए ये आप मुझे बताइए, 219 आपको रियलिस्टिक लग रहा है, हाँ या ना? इट इज अ फैक्ट। नो, इट इज नॉट अ फैक्ट, इट इज अनरियलिस्टिक एंड इट इज मैनेज्ड। मुझे लग रहा है ये हो नहीं सकता, इसका कोई इलाज नहीं है, मतलब आई गिव अप। ओके सुशांत जी, मैं वही ठीक है सर, जाने दीजिए। सुशांत जी, मैं दो चीज कहना चाहूंगा। 6 महीने पहले इंडिया अलायंस को 31 सीट मिलती है 48 में, 65% ऑफ द लोकसभा सीट्स, और यहां पर असेंबली इलेक्शन में, अच्छा उसका आंसर 5 महीने बाद, नहीं आई एम जस्ट सेइंग, 5 महीने बाद उसको 20% सीट्स असेंबली में मिलती है। मैं समझता हूं कि इस पर इंडिया अलायंस को तो गौर करना ही पड़ेगा, विश्लेषण करना ही पड़ेगा, लेकिन सिर्फ एक बात मुझे कहना है, श्योर, कि जब ईवीएम्स है, आपके पास मशीन्स है, तो आपको मालूम हो जाना चाहिए कि आपके आंकड़े क्या हैं वोटिंग के। अब 48 घंटे के बाद वोट शेयर बढ़ता है, दैट इज अ वरी। 30 सेकंड संजय जी, लोकसभा में 7 सीटें दिल्ली में मिली थी बीजेपी को, इसका तुरंत हार गई विधानसभा। एक सेकंड आ रहा हूं प्रदीप भाई, आ रहा हूं, आनंद रंगनाथन फिर आपके पास आ रहा हूं। संजय मेरे साथ ही बैठे हुए, मेरे बड़े अच्छे मित्र हैं, कह रहे हैं लोकसभा के इलेक्शन में महाराष्ट्र में ये हाल था, अब देखिए 6 महीने बाद ये है।
लोकसभा इलेक्शन में ही बीजेपी को दिल्ली में 7 आउट ऑफ 7 मिली थी। उसके बाद जब विधानसभा का दिल्ली में हुआ तो मोपेड पे आ सकते थे, इतने दिल्ली को 3 सीटें मिली थी। फिर आप क्या कहेंगे? नहीं, और उसमें एक आनंद भाई, उसमें मैं कह रहा हूं होता है। मैंने कहा कि इसका विश्लेषण तो करना चाहिए। मैं मान रहा हूं। आनंद जी, उसमें एक प्रश्न और है कि लोकसभा में इसी महाराष्ट्र में बीजेपी ने कहा कि हम ईवीएम हैक नहीं करेंगे। अब उन्होंने कहा कि नहीं, कर लेते हैं, अब थोड़ा मजा आ रहा है, अब कर लेते हैं। ऐसा नहीं होता है सर, प्लीज। मेरा एक ही तर्क है, आप जिसको मोदी शाह जिसको गाली देनी है, ईवीएम हैक, यस और नो? यस और नो? यस। नहीं, जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वीवीपैट के साथ हुआ है, मैचिंग करो सारी करते हैं तो सारे। एक सेकंड, सुप्रीम कोर्ट यू विल बी इन कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। सबको मैं क्लैरिफाई कर दूं, सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं कहा है कि 100% ऑफ ईवीएम्स हैव टू बी मैच्ड। वो तो इकोनॉमिकली हमें सूट नहीं कर रहा था, इसलिए उन्होंने कहा है, इसलिए नहीं कि होना नहीं चाहिए। और जो उन्होंने कहा है वो आदेश पालन होता है। डोंट लाइक कंटेम्प्ट, यू विल बी इन कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। कोई कंटेम्प्ट, मैं ये कह रहा हूं सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था, ये इकोनॉमिकली इट्स एन एक्सपेंसिव एक्टिविटी टू मैच सर, दैट इज व्हाई। इसीलिए उन्होंने बोला कि और वो किया जाता है। लेकिन अब जिस तरह का रिजल्ट आएगा तो हम तो कह रहे हैं करो इस बार। नहीं मान, मैं बस एक प्रश्न पूछता हूं, विवेक भाई, मेरे एक प्रश्न का जवाब दीजिए। मैं मान जाऊंगा ईवीएम हैक होता है। ईवीएम जब आता है से लेके जी, उसमें मॉक वोटिंग होती है से लेके, ईवीएम पैक होता है से लेके, ईवीएम जब खुलता है से लेके, हर जगह हर पॉलिटिकल पार्टी का एजेंट मौजूद रहता है। उसके सिग्नेचर लिए जाते हैं कि ठीक चला, ठीक सील हुआ, ठीक सील खुला। कहां पे हैक होता है? देखिए, देयर आर एटलीस्ट 15 डेवलप्ड नेशंस जिन्होंने ईवीएम से रिट्रैक्ट करके दूसरे वोटिंग सिस्टम से गए हैं। छोड़िए, उनका ईवीएम हमारा ईवीएम मैच नहीं था। नहीं, ये नहीं है ना। अच्छा सुनिए, एक मिनट, मुझे ये बताइए, मेरे फोन में एआई फीचर आ गया है जिससे मैं आप तीनों की फोटो खींचूंगा और संजय झा को हटा दूंगा। आपके फोन में है? नहीं होगा, तो मैच है वो दैट इज द डिफरेंस। अरे फिर आप बता नहीं रहे, आप बता नहीं इनके पास वो रोटरी वाला फोन है, अभी आया नहीं, मोबाइल अभी आया नहीं। चाइनीज फोन आ जाए वो अलग बात है। और देखिए, इनको एंटी नेशनल मत कहिएगा, ही लव्स हिज नेशन चाइना। नॉर्थ कोरिया पे नहीं गए आप, शुक्र है नॉर्थ कोरिया बोलना पहली बार। तो प्रदीप भंडारी, आप ये बताइए, ये तो नहीं बता पा रहे आप लोग कौन से स्टेज में जाके ईवीएम हैक करते हैं, आप ही लोग बताइए। फिर झारखंड में क्यों नहीं किया? मैं सुशांत जी, पहली बात तो मैं ये कहना चाहता हूं कि इस पे ये नैरेटिव को शिफ्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। जब हमारी ऐतिहासिक मैंडेट आई है और महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी की टोटल सीट्स जो है वो महाविनाश अघाड़ी की कंबाइंड सीट से भी ज्यादा है। मतलब उद्धव सेना, कांग्रेस पार्टी और शरद पवार की सीट्स भी जोड़ लीजिए तो भारतीय जनता पार्टी की सीट्स उससे ज्यादा आती है। तो ये जितना इनको नैरेटिव शिफ्ट करने का प्रयास करना है कर ले। ये लोग जमीन से कनेक्टेड लोग ही नहीं है। इनके लिए तो 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूर्ण बहुमत भी रियलिस्टिक नहीं था। इनके लिए तो 2019 के अंदर पूर्ण बहुमत भी रियलिस्टिक नहीं था। इनके लिए तो 2024 के अंदर तीसरी बार सरकार करना भी रियलिस्टिक नहीं था। इनके लिए चुनाव 2022 में रियलिस्टिक नहीं था। और ये कैसी लॉजिकल बातें करते हैं ये लोग। हमारी मांग है कि वीवीपैट से एक-एक वोट मैच कराया जाए। क्या बातें कर रहे हैं? जब सर, आज तक जितने वीवीपैट मैच में एक भी गड़बड़ नहीं निकला। विवेक जी, आप जानते हैं लेफ्ट क्यों जीरो पे है? नहीं, आप बताइए कि जब भी कोई भी स्टेज बता दीजिए जहां पर हैकिंग होती है। सुनिए, जब भी कोई डिस्क्रिपेंसी किसी भी ईवीएम में होती है तो हमेशा वो गलत वोट बीजेपी के खाते में हो जाता है। गलत बात कह रहे हैं सर, ऐसा नहीं है, हमारे खाते में आना चाहिए। ऐसा नहीं है। यही सब लॉजिक जब चुनाव आयोग आपके पास गया था ईवीएम हैक करने के लिए कर पाए थे आप? अभी आप जीते हुए हो वहां पे। जेएनयू की तरह पोस्टल बैलेट कराओगे तो पता चलेगा आपको क्या सिचुएशन। हर चीज में कॉन्स्पिरेसी नहीं लाते विवेक, यू हैव टू बी ग्रेशियस इन डिफीट। 220 का फिगर भाई मुझे तो हजम नहीं है। संजय भाई, आपको हजम है तो आप बताओ। ये तो पूरी देखिए, लोकतंत्र विरोधी माइंडसेट है। मैं कह रहा हूं ये लोकतंत्र विरोधी माइंडसेट है। भंडारी जी, जब हमारी जी तो सब कुछ ठीक, जब हम गलत है तो जनता गलत है। भंडारी जी सुनिए, आप एंटी पीपल है संजय झा। अरे प्रदीप जी, आप आपके पास कोई तथ्य नहीं है। अरे प्रदीप जी, कमीशन गए आपको चैलेंज करा था। सुनिए ना प्रदीप जी, आप में से एक पॉलिटिकल पार्टी। अच्छा सुनिए प्रदीप जी, मैं आपको, अरे सुनिए, अरे काहे तचरा है प्रदीप जी, मैं आपको महाराष्ट्र के लिए बधाई देता हूं। आप जरा झारखंड के लिए हमको बधाई दीजिए। चलिए, 1-1 हो गया आज के लिए।
बनाओ तो है ना। मैं आपको अगर सुनिए मैं जवाब दे दूंगा। संजय जी 1 घंटा इंतजार कर लीजिए, अगर ये नतीजे होंगे मैं कंसीड करूंगा। 1 घंटा इंतजार कर लीजिए, मैं कंसीड कर दूंगा। पर आप लोकतंत्र को मैं आपसे नहीं करूंगा। मैं एक पूछ रहा हूँ, देखिए कोई भी सर इस पे हंसेगा ही कि नरेंद्र मोदी ने कहा कि मैं काम करता हूँ, इस बार ना अपने को 240 सीट दे देता हूँ, तुम लोग रख लो और तुम लोग जो है वो मजबूत हो जाओ और मेरा मजाक उड़ाओ। ये नहीं होता। नहीं, वैज्ञानिक सोच से बात करिए। नहीं, वैज्ञानिक सोच ये है, विज्ञान को स्पेलिंग आप कर नहीं पा रहे हैं, वैज्ञानिक सोच से बात करेंगे। वैज्ञानिक सोच बीजेपी। अब ये एक मैं अमित शाह को फोन लगाया कहा रोक दो भाई, रोक दो। अब यही कहना बाकी रह गया आपका। आपने सही कहा, अमित शाह को ही कहना पड़ेगा, ये रिजल्ट वही बना रहे हैं। बिल्कुल ठीक। इवन sarcasm is lost on you। नहीं, मैं कह रहा हूं, देखिए आप लोगों ने जो चीज कही थी बीजेपी वालों ने, साहब वोट जिहाद होगा, मुसलमान इकट्ठे हो गए, अरे ये तो वेयर आर दोस फैक्टर्स? मतलब एक सेंटेंस इनका क्लैरिफाई करो। वोट जिहाद का सबसे पहले फ्रेज किसने कॉइन किया ये बताओ। अरे जिसने भी करा उत्तर प्रदेश में, ठीक है आई नो, मतलब क्योंकि इनके एलाई नहीं किया तो जिसने भी किया हो, ब्लेम हमेशा मोदी को जाएगा। व्हाई यू गाइस वांटेड, आपको वोट जिहाद चाहिए था। देखिए बड़ी खबर आ गई, बड़ी खबर। शाम 6 बजे बीजेपी मुख्यालय जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आज शाम 6 बजे। देखिए आनंद भाई, मैं इसमें एक चीज कहूंगा कि आप चाहे हरियाणा देख लीजिए, चाहे अभी महाराष्ट्र देख लीजिए, अब बीजेपी झारखंड हार रही है, लेकिन नरेंद्र मोदी कार्यकर्ताओं के पास जाएंगे। राहुल गांधी शिमला में बैठे, मतलब इंडिया में हैं? हाँ शिमला गए, सोनिया गांधी राहुल गांधी दोनों शिमला गए। एयरवेज का कोई कॉल आया था तो हरियाणा में भी राहुल गांधी गायब हो गए। फिर आप कहेंगे कि कैसे होता है भाई, एक आदमी हारे जीते 240 आए, 28 आए झारखंड में, वो जाके कार्यकर्ताओं को बूस्ट करता है, यार तुमने अच्छा काम किया। एक आदमी मिलेगा नहीं। अभी आप देखिएगा राहुल गांधी कितने दिन आपको दिखेंगे नहीं। अब वो भी अपने कार्यकर्ता उसको बूस्ट करेंगे। वायनाड में इस्लामिक लीग जो है वो मुस्लिम लीग ने उनको जितवाया है, तो ऐसी बात नहीं है कि वो अपने कार्यकर्ताओं को थैंक्स नहीं कहेंगे। राहुल गांधी जाएंगे वहां पे, और इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग या जो भी वहां पे वो मुस्लिम लीगी महाराष्ट्र में क्यों नहीं आए वोट करने इनके लिए, ये बताइए ना आप। अगर मुस्लिम लीगी हैं आपके हिसाब से और कांग्रेस मुसलमानों की पार्टी है, कहां है वो वोट? आप खुद जानते हैं कि बीजेपी को 2%, 2.5% से ज्यादा मुस्लिम्स ने आज तक वोट नहीं दिया। ये रिजल्ट तो मुझे देख के लग रहा है साहब कि मुस्लिम ने वोट किया, सभी ने वोट कर दिया उन्हीं को। अरे भाई हिंदुओं ने वोट कर दिया। फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, यानी कि 53 जो सीटें आई हैं हम लोगों की, ये सिर्फ मुसलमानों के वोट है, बाकी हिंदू वोट सारा उधर चला गया आपके। आई गिव अप। मैं इसका ये जैसे वो लगान में था ना मेम साहब, ये मैं नहीं एक्सप्लेन करूँ, मैं थक गया हूँ। विवेक भाई मुझे ऐसा लग रहा है कि जिस तरह के आप तर्क दे रहे हैं, कुछ देर में हम सब के बाल उड़ जाएंगे। तो लग रहा हम सब संजय झा नजर आने वाले। किसी के संजय हैज बीन ग्रेसफुल। देखिए ठीक है, आई अप्रिशिएट दिस। हार जीत चली रहती है संजय, यू नो। देखिए हरियाणा में भी पलटा था, यू आर ग्रेसफुल इन एक्सेप्टिंग द डिफीट। यहाँ पे यू आर ग्रेसफुल, नेक्स्ट डिफीट आल्सो यू विल बी ग्रेसफुल आफ्टर। देखिए नहीं देखिए, महाराष्ट्र सुनिए, महाराष्ट्र में 11% पॉपुलेशन जो है वो अल्पसंख्यकों का है, 12% ले लीजिए, नहीं 12%। तो वहां पर ये जो पोलराइजेशन का जो गेम खेला है इन्होंने, भाजपा ने, उसका इनको पूरी तरीके से राजनीतिक लाभ मिला है। दिस इज द बॉटम लाइन ऑफ दिस इलेक्शन। नहीं देखिए, एक मिनट मैं इसमें जोड़ दूं। एक बॉटम लाइन तो ये भी हो सकता है सर कि आपने लोकसभा इलेक्शन में वहां लोगों को बेवकूफ बना दिया कि आरक्षण खत्म हो जाएगा, तो फिर आप लोगों को समझ में आ गया कि आप काट रहे थे, वो नहीं बोले, नहीं कटे, नहीं बटे। नहीं वो बात नहीं है। 6 महीने में एक मिनट संजय जी, 6 महीने में क्या हालात इतने बदल गए यार। कहाँ महाराष्ट्र में पोलराइजेशन हुआ है, क्योंकि जिस तरह से मौलानाज ने आके कहा है मुसलमानों को वोट करो, और जिसने बीजेपी को वोट किया, शुरुआत हुआ है वहां से रिएक्शन करवा देंगे। जिस तरह से वो एक्ट्रेस है, उनके हस्बैंड जो लड़े थे, मैं उनका नाम भी भूल गया, फवाद या क्या, नहीं क्या नाम है उनका, नाम क्या है, फहाद। वो जाके वो मौलाना के पैर पे गिड़गिड़ाए, और वही मौलाना जो कह रहा है कि मतलब इतनी कॉम्युनली ड्रेंच्ड लैंग्वेज में बात कर रहे हैं वो, जिस तरह से अबू आजमी जी वो इस्लामिक रेडिकल क्लेरिक से जाके मिले थे। तो संजय इज करेक्ट, पोलराइजेशन हुआ है। नहीं, और वो तो ये तक कह रहे थे कि बीजेपी को वोट देने वाले को मुसलमान रहना ही नहीं चाहिए, हुक्का पानी बंद कराएंगे। सुशांत जी एक बात बताइए, अभी आप देखिए पिछले आधे घंटे में आप, आनंद रंगनाथन, सब लोग
मुसलमान हिंदू की बात कर रहे हैं और उस राज्य के बारे में नहीं ये इसी को बोलते हैं नैरेटिव, इसी को बोलते हैं नैरेटिव। ये महाराष्ट्र के बारे में बात कर रहे हैं। सर वो हमको क्यों करना पड़ा? इनकी वजह से इस आदमी ने शुरू किया, और ये हम बात कर रहे हैं महाराष्ट्र के बारे में, जो भारत का सबसे प्रगतिशील राज्य है। चलिए एक मिनट, मैं एक काम करता हूं सर आनंद जी, जिसको मानना ईवीएम हैक वो माने, जिसको नहीं मानना वो न माने। अब इस पे हम समय बर्बाद नहीं करते। संजय रावत जी इसमें हम समय बर्बाद नहीं। अडानी जी को फैसिलिटेट करने की वजह से आप उस पे समय बस 5 सेकंड संजय रावत जी से एग्री कर रहे हैं आप तब भी एग्री करते, उन्होंने कहा था मुस्लिम्स को डिसएनफ्रेंचाइज कर देना चाहिए, एग्री करते नहीं? वो तो बात वो पुरानी बात होगी, उसके बाद आगे बहुत कुछ और कह चुके हैं। अच्छा वो पुरानी बात, उसके बाद आगे और बहुत कुछ कह चुके हैं। उससे आगे बढ़ जाते, छोड़िए उसका कुछ हंस रहे हैं अपने तर्क। मैं ये कह रहा हूं कि क्या महाराष्ट्र और यूपी ये संदेश दे रहे हैं कि जिस हिंदू के लिए कहा जाता है कि वो जाग नहीं सकता वो जाग रहा है? और क्या 27 और 29 सेट है बीजेपी के लिए? देखिए 27 में क्या होने वाला है? यूपी इलेक्शंस। अच्छा यूपी इलेक्शन, मैंने कहा आप जनरल इलेक्शंस की बात कर रहे हैं। 29 तो देखिए सेट है, उसके बाद 34 भी मुझे सेट लग रहा है जिस तरह से चल रहा है, बिकॉज प्रगति चल रही है। मोदी ही होंगे तब भी, ये भी बोल दो। 34 में भी मोदी, 39 में भी मोदी, 44 में भी मोदी। अच्छा एक मिनट, केशव प्रसाद मौर्य का एक बयान आया, ऐसा ना हो कि आपके ग्रेट ग्रैंड चिल्ड्रन भी मोदी को वोट करें, इतना वेट करना पड़ेगा। सुना दीजिए केशव प्रसाद मौर्य। तो उपचुनाव मैंने कहा श्री अखिलेश यादव जी का जो पीडीए है वो फर्जी है, परिवार डेवलपमेंट एजेंसी है। उनकी असलियत जनता के सामने आ गई। लोकसभा के चुनाव में जो उन्होंने झूठ बोला, धोखा दिया, फरेब किया, अब वह उनका फरेब चलने वाला नहीं है। समाजवादी पार्टी समाप्तवादी पार्टी बनने वाली है। वो पीडीए के नाम पे राजनीति करते हैं, लेकिन एक दलित की बेटी की हत्यारा करने वाला हत्यारा उनके साथ बैठता है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है। इसलिए सपा जैसी पार्टी की राजनीति के अंत का संकेत है 2024 का या विधानसभा। अब जिस तरीके के नतीजे आते दिख रहे हैं उसमें विधानसभाएं कैसी दिखेंगी बता रही हैं हमारी सहयोगी श्वेता। श्वेता बताइए जरा। ग्राफिक्स के जरिए चलिए मैं अपने दर्शकों को एक एक करके समझा देती हूं कि जो रुझान अभी आए हैं उसके हिसाब से कैसी नजर आ रही हैं महाराष्ट्र और झारखंड की विधानसभा की तमाम सीटें। सबसे पहले चलिए महाराष्ट्र की बात कर लेते हैं। तो महाराष्ट्र में देखिए मैंने क्लिक किया और यहाँ ये देखिए, ये जो मैं आपको इस वक्त दिखा रही हूँ ये है सीटें। ये सीटें हैं, इसको कंपैरिजन कैसे कर रहे हैं हम, वो कर रहे हैं 2019 और 2024। सबसे पहले देखिए 2019 की बात करें तो यहाँ 187 सीटें बीजेपी प्लस को यहाँ मिली थी, 78 सीटों पर कांग्रेस प्लस थी। और आपको अगर मैं अब इधर लेकर चलूं 2024 में, तो ये देखिए 2024 में 221 सीटें, 221 सीटों पर बीजेपी प्लस यानी महायुति को अभी जीत मिलती हुई नजर आ रही है। और इसके अलावा चलिए अब आगे और बढ़ते हुए मैं आपको जरा सा आगे बढ़ के आपको अगर रीजन वाइज दिखाना चाहूं तो उत्तर महाराष्ट्र की सबसे पहले बात कर लेते हैं। देखिए उत्तर महाराष्ट्र में 2019 और 2024 की जो फाइट है, जो कंपैरिजन है वो मैं आपको दिखा रही हूं। इसके अलावा आपको अगर मैं बड़ा करके यहाँ जो उम्मीदवार आगे चल रहे हैं, पीछे चल रहे हैं, देखिए बड़े बड़े चेहरे उत्तर महाराष्ट्र के, मिलिंद देवड़ा पीछे चल रहे हैं, रोहित पवार कर्जत जामखेड़ से पीछे चल रहे हैं। इसके अलावा देखिए नवाब मलिक भी पीछे चल रहे हैं। ये हुआ उत्तर महाराष्ट्र के बाद। चलिए अब और जो दूसरे इलाके हैं वहां की बात करें, मुंबई की बात कर लेती हूं। तो मुंबई में भी जरा देखिए 2019 और 24 का कंपैरिजन हम आपको दिखा ही रहे हैं, साथ ही साथ ये जो बड़े चेहरे हैं उनका क्या हाल है वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। आगे झारखंड की भी बात करेंगे, लेकिन फिलहाल चलिए फटाफट से स्टूडियो का रुख कर लेते हैं। ये डिटेल्ड एनालिसिस अभी आपने देखा, श्वेता आपको बता रही थी, और आप देख रहे हैं कि फिलहाल जो स्थिति है वो ये है कि लगता है जनता दोनों तरफ के खेमों को खुश होने का मौका दे रही है। हालांकि ये बात दीगर है कि किसकी खुशी इस समय ज्यादा बड़ी होगी। बहुत स्वागत है आपका। और अब इस इलेक्शन बैटन को मैं आगे लेकर चल रहा हूं आपके साथ दिनेश गौतम। अभी आप देख रहे हैं आपकी स्क्रीन पर इस समय रुझानों के हिसाब से अगर आप देखते हैं तो महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी अपने सहयोगियों के साथ एक बड़ी जीत की तरफ लगातार आगे बढ़ रही है। लेकिन उधर अगर आप झारखंड में देखें तो झारखंड में जैसा समझा जा रहा था कि इस बार अब एंटी इनकम्बेंसी के साथ तमाम फैक्टर्स प्ले इन करेंगे, आप जानते हैं घुसपैठियों समाज समेत तमाम मुद्दे, लेकिन उसके बावजूद लगता है कि अब भी वहां पर सरकार के साथ वैसी नाराजगी नहीं है जैसी शायद बहुत सारे लोग समझ रहे थे। हमारे साथ जुड़े मेहमानों से इसको और तरीके से एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल आप देख लें महाराष्ट्र में रुझान 288 में से 288 के
आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। 220 पर भारतीय जनता पार्टी अपने सहयोगियों के साथ, 55 पर कांग्रेस और 13 पर अदर्स दिखाई दे रहे हैं। झारखंड में जेएमएम अपने सहयोगियों के साथ 51 पर नजर आ रही है और यह जाहिर है द अपोजिशन को कुछ होने का एक बड़ा मौका दे रही है। हमारे साथ लोकेश जिंदल जुड़ रहे हैं, आइए उनके साथ पहले बात करके ये समझ लें कि यहां पर खास तौर से आपके सहयोगी ये कह रहे हैं, मैं अभी देख रहा था ट्वीट, महाराष्ट्र के हिसाब से मैं आपसे जानना चाहता हूं कि कुछ तो गड़बड़ है। क्या गड़बड़ लग रही है? शिवसेना क्यों राउत साहब ये कह रहे हैं कि कुछ तो गड़बड़ है? क्या गड़बड़ लग रही है उनको? नमस्कार जी। नमस्कार। देखिए, गड़बड़ तो ऐसी है कि सोयाबीन के किसान नाराज हैं, लेकिन फिर भी भाजपा जीतती है। अगर हम बात करते हैं, हर क्षेत्र के अंदर बेरोजगारी है, महंगाई है, हम देखते हैं कि एक जन आक्रोश है, सभाओं में, रैलियों में जनता का भरपूर उत्साह होता है। आप झारखंड को वेलकम करते हैं और महाराष्ट्र को नहीं करते हैं, ये तो जनादेश, सुनिए, तो दोनों तरह का आपको स्वीकार करना पड़ेगा ना। बिल्कुल। देखिए, हम प्रश्न इन मुद्दों पर उठाते हैं, ठीक है, अगर रैलियों में ऐसा जोश ना होता। महाराष्ट्र की राजनीति से एक बड़ी खबर आ रही है, वो जरा फ्लैश कर दूं, आपको बता दूं, जरा देखिए, जनगण का मन, महाराष्ट्र की राजनीति से यह खबर। महाराष्ट्र चुनाव, फडणवीस से मिलने पहुंचे प्रदेश अध्यक्ष। तो क्या अब इस बार जो सीएम होगा वो भारतीय जनता पार्टी का होगा? बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मिलने पहुंचे हैं देवेंद्र फडणवीस से। देवेंद्र फडणवीस ने कल नागपुर में एक बैठक भी की थी जिसमें कई बड़े नेता शामिल थे और उस दौरान भी इस पर मंथन हुआ होगा कि इस बार क्या अपने सीनियर पार्टनर होने का हवाला देते हुए महाराष्ट्र में इस बात को कहा जाएगा कि अब शिंदे साहब अब इधर आने दीजिए कुर्सी। क्या कुर्सी को लेकर वहां कोई खींचतान दिखाई देगी या पहले से इतनी समझदारी बन चुकी है कि क्या होने वाला है? अगर आप स्ट्राइक रेट के हिसाब से देखें तो एकनाथ शिंदे भी ये कह सकते हैं कि देखिए मेरी सीटें, मैं कितने में लड़ रहा था और कितने में मुझे विजय हासिल हो रही है वो आप देखें। लेकिन फिर भारतीय जनता पार्टी का यहां कहना क्या होगा? वैसी ही सरकार दिखाई देगी जैसे अभी तक हम देखते आए हैं या इसमें कोई बदलाव दिखाई देगा? आरपी सिंह साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आरपी सिंह साहब, महाराष्ट्र में लोकेश जिंदल कह रहे हैं कि तमाम चीजें ऐसी जो भारतीय जनता पार्टी और सहयोगियों के खिलाफ दिखाई देती है लेकिन जनादेश में वो रिफ्लेक्ट नहीं होती। लोकेश जिंदल साहब शायद अभी भी चुनावी मोड में है, चुनाव खत्म हो चुका है। वो मुझे लगा था कोई सभा कर रहे हैं, जैसे वो सब बातें कर रहे थे। लोगों ने मैंडेट दिया है, आपने अपना पक्ष रखा, हमने अपना पक्ष रखा। लोगों को डबल इंजन की सरकार पसंद आई महाराष्ट्र के अंदर और लोगों को ये अच्छा लगा कि जिस प्रकार से मोदी जी ने वहाँ पर पिछले कुछ सालों में मेहनत कर कर वहाँ पर राज्य की चिंता करी है। लगभग 10 लाख करोड़ रुपए पिछले 10 सालों में केंद्र की ओर से राज्य को मिला है और प्लस वहाँ पर जो हमारी सरकार पिछले 2.5 साल की रही उसमें किस प्रकार से भ्रष्टाचार मुक्त ईमानदार सरकार रही और किस प्रकार से पहले हफ्ता वसूली की सरकार थी, लोगों ने ये भी देखा। तो अब उसको मैंडेट को मानना चाहिए, जैसे हम झारखंड के मैंडेट को हम अगर ये देश का मानस रिफ्लेक्ट हो रहा है आरपी सिंह साहब, तो झारखंड में क्यों नहीं दिखाई दे रहा है ऐसा? मैं कह रहा, आपने मुझे टोक दिया, मैं झारखंड की बात पे आ गया था। झारखंड के अंदर हम मानते हैं कि हमारी हार है और उसके कारण हम ढूंढेंगे क्या है, क्योंकि हमारी जो नीचे की ज़मीनी जो मशीनरी है, जो पार्टी के पूरा कैडर है, वो दोनों राज्यों में, जब सब राज्यों में एक जैसा काम करता है, वो यूपी में हो, राजस्थान में हो, मध्य प्रदेश में हो, चाहे वो झारखंड में हो, चाहे वो महाराष्ट्र के अंदर, जो हमारा पन्ना प्रमुख से लेकर। आरपी सिंह साहब, एक इंटरेस्टिंग रिएक्शन इस समय आ रहा है, जरा मैं उसको ले लूं, आपके पास दोबारा आता हूं। सुप्रिया श्रीनेत क्या कह रही हैं, जरा देखें, उसके बाद रिएक्शंस लेते हैं।